Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. अगेन जैसे आप पढ़ पा रहे हैं कि शॉर्टी नोट सीरीज़ है, पढ़ के एक बात तो समझ गए होंगे कि या तो कोई स्टैटिक जीके का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई तो उसमें कोई ऐसा कोई क्या बोलते हैं कि कोई सस्पेंस की बात तो है नहीं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है टॉपिक. लेकिन अभी आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो कंटेक्चुअल जीके का भी हिस्सा है, क्योंकि कोई ऐसी घटना अभी घटित हुई है जिसकी वजह से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम बड़े सालों से कोई चीज़ एक बात करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ की उठा के तो हम ये डिस्कशन करते हैं कि भाई इंडिया जो है जापान के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, या इंडिया के रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, या चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, या पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, या चाइना और जापान के संबंध अच्छे नहीं है, या चाइना और यूएस के बीच में क्लेश चल रहा है, व्हाटएवर, राइट. तो ये जब हम बातें करते हैं, ये आपने सुनी होंगी घर पे, कहीं ना कहीं आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ी होंगी, बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में आइडिया होगा, सुनी सुनाई बातें होंगी, एकदम नई बातें आपको नहीं लग रही होंगी, राइट. लेकिन होता क्या है कि हम जब तक इसका बैकग्राउंड नहीं स्टडी करेंगे ना, जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि भाई अगर ये है, अगर ये इस तरह के समीकरण हैं या इस तरह के जो रिलेशनशिप हैं वो हैं, तो वो क्यों हैं, तब तक हम इसको पूरी परिप्रेक्ष्य में हम समझ नहीं पाएंगे. मतलब पूरी, जिसको हम बोलते हैं ना टोटलिटी में या एंटायरिटी में, हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे. जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी कोई किताब है, ठीक है, अगर वो किताब है, अगर मैं तुम्हारा कोई चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर XYZ जो पसंद हो, ठीक है, और उसका बिल्कुल बीच का चैप्टर, बीच का पन्ना मैं खोलूँ तुमसे और मैं बोलूँ कि भाई इसका मुझे जस्ट समझाओ या क्यों है ये समझाओ, तो जाहिर सी बात है कि आप बोलेंगे कि भाई मुझे शुरू से कुछ तो समझना पड़ेगा ना, मतलब हमें कुछ तो पढ़ना पड़ेगा. ऐसे कैसे आपने बीच में एक पन्ना खोला और आप सोच रहे हैं कि हम आपको सब समझा देंगे. बिल्कुल उसी तरह तो आप किसी भी रिलेशनशिप का या किसी भी चीज़ का या कोई चीज़ जो हो रही है वो क्यों है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी या थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, रिवाइंड मारना पड़ेगा. ठीक है, तो आप अगर जब तक उसका इतिहास नहीं समझेंगे थोड़ा बहुत, तब तक आपको आगे का कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा. आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि चाइना हमसे अगेंस्ट है, ऐसा क्यों है कि रशिया हमारा मित्र है, ऐसा क्यों है कि रशिया और अमेरिका में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो उसी तरह का आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं इंडो जापान की. इंडो जापान रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो ये समझ लो कि IGKO की एग्जामिनेशन की जब बात हो रही है तो एक आप इंटरनेशनल एग्जाम देने की बात कर रहे हैं. ठीक है, ओलंपियाड अपने आप में बहुत एक, जिसको कहते हैं बहुत क्रेडिबल एग्जामिनेशन है, उसमें से भी जब आप GK का देते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरे जितने आपके टॉपिक्स हैं सब कुछ आपको कवर करना होता है. पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ अंडर द सन आप कवर करें, लेकिन एवरीथिंग अंडर द सन आपका सिलेबस ज़रूर है, राइट. अब इसको अगर समझ लोगे ना तो 10 चीज़ें और समझ में आ जाएंगी. मतलब GK के लिहाज से तो ठीक है, अगर आप UPSC की भी बात करते हैं ना तो UPSC में भी बहुत भारी वेटेज होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का. ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आज हम बात करने वाले हैं इंडो जापान की. अब आपको लग रहा होगा कि 9th क्लास में मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पहली चीज़ आप IGKO का एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं ये प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आपको GK में इंटरेस्ट है, तभी आप ये एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये वो एग्जाम नहीं है जो आपको स्कूल के एग्जाम की तरह आपको देना हो नहीं देना हो, पढ़ाई की हो नहीं की हो, मजबूरी में देना पड़े. ये तो आपने इनरोल किया है तो आपको इंटरेस्ट होगा GK में, फर्स्ट थिंग, तो आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात, इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है तो इंटरनेशनल रिलेशंस की वेटेज भी ज़्यादा हो सकती है, क्वेश्चंस आ सकते हैं. तीसरी बात, जापान के साथ अभी हमारा जो कोलैबोरेशन चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जिसको हम बोलते हैं कि अभी क्योंकि शिंजो एबे, आपको मालूम है कि वहाँ के लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है. ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, आ सकते हैं, और इस वजह से इंडो जापान भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि हॉट टॉपिक हो गया है एग्जामिनेशन की दृष्टि से. अब मैग्नेट ब्रेन्स में अपन जब पढ़ाई करते हैं तो यू वेरी वेल नो कि हम कोई जिसको बोलते हैं ना शॉर्टकट में नहीं निपटाते. ठीक है, कोई चीज़ अपन पढ़ेंगे तो पूरा फुल ऑन पढ़ेंगे, वरना कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का. दूसरी बात, आपको कोई पैकेज नहीं लेना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ने में, है ना. बिल्कुल फुल ऑन पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कंटेक्चुअल स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि अभी न्यूज़ में क्यों है, अगर हमने ये टॉपिक उठाया है तो अभी न्यूज़ में क्यों है. सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इंडिया और जापान ने कंप्लीट किए हैं 70 वर्ष. ठीक है, 70 ईयर्स कंप्लीट किए हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के. मतलब आपको मालूम है 75 साल हो गए हैं भारत की आज़ादी को. इस साल क्या चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है. 75 साल जो है पूरे हुए हैं भारत की आज़ादी को. उसमें से 70 साल अगर आप बात करते हैं तो हमारी जो पार्टनरशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो जापान के साथ हैं. आप फोटोग्राफ में किनको देख पा रहे हैं, आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, किनकी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई है शिंजो एबे साहब की. ठीक है, इसमें अपन बढ़ते हैं आगे.
शिंजो एबे बड़े इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर रहे, वहाँ के बड़े इंपॉर्टेंट प्रीमियर रहे और इंडिया के साथ वो बहुत प्रो इंडियन थे। मतलब जापानीज नॉर्मली हमेशा से बहुत प्रो इंडियन रहे, लेकिन अगर आप बात करते हैं तो इसके साथ तो बहुत ज़्यादा रहा, इनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा रहा। और शिंजो एबे ने बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी की हैं, उन्होंने ऐसी इस्टेब्लिशमेंट भी किए हैं, ऐसे वो उन्होंने अलग अलग आयाम में, अलग अलग सेक्टर में बहुत सारा काम किया है। मतलब आप सोचिए, इकोनॉमिक्स में उन्होंने इतना काम किया है, इकोनॉमिक की क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया है कि उसको एबेनॉमिक्स का नाम जो है उसके नाम से बोलने लगे हैं लोग। लिटरली डेकेड्स ऑफ जिसको आप कहते हैं डिफ्लेशन के बाद उन्होंने जो इकोनॉमी है जापान की उसको वापस लाके फ्रंट रूट में, फ्रंट रेस में खड़ा कर दिया था। ठीक है, उसी तरह जेंडर पैरिटी के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। उसके अलावा जब अपन आगे बात करेंगे तो डिफेंस सेक्टर में इन्होंने बहुत काम किया। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें शिंजो एबे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और क्यों उनकी हत्या की गई, क्या बातें हैं या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हम वो भी डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम हिस्टोरिकल रूट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाती हूँ। स्पिरिचुअल एफिनिटी एंड द स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड सिविलाइजेशन टाइज डेटिंग बैक टू द विजिट ऑफ इंडियन बंक बोधिसेना इन 752 AD। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम माना जाता है इंडो जापान का, मैं आपको बता दूं कि वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की अगर जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बेस माना जाता है इंडो जापान टाइज का। और ये माना जाता है कि वहाँ से इतनी दूर का अगर आप जाते हैं, अगर आप डोर पकड़ के खींचना चालू करते हैं तो आप जाके जहाँ कहाँ रुकेंगे, आपको सबसे पहले उसकी शुरुआत जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 752 AD में, जब मंक जो हैं उन्होंने विजिट किया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ अगर हम बात करते हैं तो इसमें बुद्धिज़्म जो है इसने बहुत की रोल प्ले किया। और आपको मालूम है बुद्धिज़्म की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, भारत से हुई। चाहे आप कोई भी, अगर आपको गौतम बुद्ध की जब आप बात करते हैं या आप सिद्धार्थ बुद्ध को आप जानते हैं, जैसे आप जब उनकी बात करते हैं, आप उसमें बात कर लेते हैं, अगर आप कुशीनगर की बात करते हैं, लुम्बिनी की बात करते हैं, स्तूपास की बात करते हैं, तो आपको मालूम है स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, अगर आप जो भी चीज़ें अगर बौद्ध धर्म की आप समझते हैं तो आपको मालूम है कि उसकी शुरुआत जो है वो भारत से हुई। और भारत से जो अनुयायी हैं वो जापान गए, और जापान में जैसे आपको मालूम है जो मंक जो हैं बुद्ध सेना, वो जब आए बोधि सेना, तो उसके बाद से जो शुरुआत है, जो बौद्धिज्म है एक्चुअली, वो एक तरह से बेस बनता है इंडो जापान रिलेशनशिप का। ठीक है, तो वो एक जो धर्म या स्पिरिचुअलिटी अगर किसी चीज़ का बेस बन जाए ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करती है, हमेशा आप कहीं पे भी देख लीजिए। अब इसमें एक और बहुत मज़ेदार बात होती है कि लोग जो हैं अक्सर इस तरह के सवाल भी पूछते हैं और इस तरह के उनके क्वेश्चंस भी होते हैं कि अगर जापान जो है, ठीक है, जापान अगर बौद्धिज्म की बात की जाए, स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, तो ऐसा क्यों है कि जापान से हमारी दोस्ती है लेकिन चाइना से हमारी नहीं जमती। चाइना में भी तो कितने बुद्धिस्ट लोग हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं बहुत अच्छे से, आपको थोड़ी सा जो मिसकंसेप्शन है वो मैं क्लियर कर दूं कि चाइना में बेसिकली बौद्धिज्म उतना नहीं है जितना लोग सोचते हैं, या जितना आपको हमको लगता है उतना नहीं है। ठीक है, वहाँ पे टाओइज्म वगैरह ज़्यादा है, या वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो बेसिकली धर्म में भी विश्वास नहीं करती, ये भी चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, बौद्धिज्म वहाँ पे उतना नहीं। आपको जो बौद्धिज्म आपके दिमाग में चाइना से जुड़ा हुआ बौद्धिज्म है ना, वो बेसिकली तिब्बत के क्षेत्र में है। ठीक है, वहाँ पे जो दलाई लामा और तिब्बत की आप बात करते हैं तो वो जो क्षेत्र है वो है जहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये अगर मिसकंसेप्शन है कि बौद्धिज्म तो अगर देखें तो जापान में भी है, चाइना में भी है, तो चाइना से हमारी क्यों नहीं पड़ती, जापान से हमारी क्यों पड़ती है, तो ये आपका कंसेप्शन मैं क्लियर कर दूँ। दूसरी बात अपन जब बात कर लेते हैं कि अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स की जैसे यहाँ बात हो रही है, प्रोमिनेंट इंडियन एसोसिएटेड विद जापान व स्वामी विवेकानंद, नोबल लॉरियट रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो लोग हैं ये भारत के बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े लोग हैं। ठीक है, इनका नाम अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जापान के इतिहास से जुड़ा हुआ नाम है। अब कैसे है, क्या है, ये हम और डिस्कस करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का नाम तो बहुत बड़ा है, आपको मालूम है INA की वजह से। ठीक है, जो नेशनल आर्मी उन्होंने गठित की थी उसकी वजह से बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने क्या गठित की थी, बेसिकली इसकी भी स्टोरी है, वो डिस्कस करते हैं अपन। अब अपन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये तो बात के रिलेशनशिप्स हैं, पहले हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली समझ लें। जापान, जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर आप मोटे तौर पे समझते हैं तो जापान 5 आइलैंड्स को मिलके बना है। ठीक है, 5 मेजर आइलैंड्स हैं जिनको मिलके जापान बना है। अब जापान की सबसे बड़ी बात जब हम करते हैं तो इसमें एक और जो एरा इसके बारे में नहीं लिखा हुआ, एक मीजी एरा करके था जापान में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट एरा माना जाता है जापानीज़ हिस्ट्री में। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये वही एरा था मीजी
एरा, जिसने जापान को फोर फ्रंट में लाके खड़ा कर दिया था ऑफ द इकोनॉमिक सुपर पावर। मतलब अगर आप लेट 80s से उसको 1800 से उसको गिनना चालू करते हैं, 1860s के बाद से अगर आप गिनना चालू करते हैं, तो आप मान लीजिए कि 1912 तक आते आते आप जापान जो है एक बहुत ही बड़े तौर पे इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे उभर गया था। ठीक है, ये मीजी एरा के बाद ही हुआ। उसके बाद वहाँ पे जो मोनार्की वगैरह थी वो भी बहुत इस्टेब्लिश थी। उसके कारण क्या हुआ, ये जो मीजी एरा में जो उनने एक तरह की आप कह सकते हैं कि जो वो संपन्न हो गए थे या समृद्धि आ गई थी उनमें, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक तरह से उनके अंदर वो भी चीज़ आ गई थी जिसको आप कह सकते हैं ना कि एक ओवर कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर आ गया था, जिसके कारण क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो जापान उसमें कूद गया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, वो चलो जैसे तैसे निकल गई। हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मतलब उसने बाकायदा जापान जो है फोर फ्रंट में आ गया, है ना, इतना बड़ा पावर बन गया था, सुपर पावर बन गया था कि वो फोर फ्रंट में आ गया वॉर के। मतलब इकोनॉमी वाइज वो इतना स्ट्रांग हो चुका था तब तक। ठीक है, कि एक तरह का आप कहते हैं ना कि एक तरह का अहंकार जो था वो आ गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो चलिए ख़त्म हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चीज़ें जो हालात थे वो थोड़े से चेंज होने लग गए। अब इनको क्या चाहिए था कि जब आपके पास पावर होता है ना, तो आप बहुत कुछ चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी बात आप ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो है वर्चस्व जो है वो कायम हो जाए किसी तरह। ठीक है, तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उन्होंने अब सबसे बड़ी बात एक और बात है कि जापान जो है कभी भी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रहा, ये एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं रही, हमेशा से अर्बन सिविलाइजेशन रही। क्यों रही, एक तो उनका जो लोकेशन था इस वजह से, दूसरी बात उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो बहुत अलग थे और वो ये बात जानते थे, तो उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उन्होंने उसका किया। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं कि उनकी जो ज़मीन थी उसमें बहुत ज़्यादा मैग्मा था। ठीक है, तो जिसके कारण जो खेती बाड़ी थी वो उनके लिए उतनी पॉसिबल नहीं थी, तो उन्होंने उसमें वो पढ़े भी नहीं, अर्बनाइजेशन में गए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और बाकी सारी जो इकोनॉमी है उनने वो डेवलप की। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा था वहाँ का, बहुत सोफिस्टिकेटेड वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ हुआ करती थी। अब ये बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं हुआ क्या कि इस टाइम पे जब वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे, तो ये वो टाइम था जब मैंने आपसे बोला सुभाष चंद्र बोस और बाकी सारी बातें हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको देखा जाए तो एक तरह से चाइना के साथ, मतलब जापान की भी अगर आप हिस्ट्री देखते हैं उठा के, तो हिस्ट्री अगर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 1937 में, मतलब बहुत कोई आज की डेट में जैसा पैसिफिस्ट है ना जापान, क्या किसी भी कंट्री से उलझता नहीं है, किसी भी कंट्री में पड़ता नहीं है, या किसी भी कंट्री को वॉर इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करता या डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करता, पैसिफिस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, किसी के लेने देने में नहीं है। आज की डेट में अगर आप जापान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सच्चाई है। ठीक है, दिस इज दी फैक्ट दैट यू नो ऑफ टुडेज जापान। पर अगर इनका भी इतिहास उठा के आप देखेंगे तो वो भी आपको खून में लिप्त दिखेगा। ठीक है, मतलब दूध के धुले ये भी नहीं थे। हुआ क्या था कि जब ये बात हुई मैंने मीजी एरा के बाद, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूद गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूद गए, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने चाइना के ऊपर भी आक्रमण किया। चाइना का जो क्षेत्र है, अगर आप आज की डेट में बात करते हैं कोरिया का या मंचूरिया का, जो नॉर्दर्न चाइना का जो जगह है वहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया। मतलब 1937 में, 1931 से इन्होंने घुसपैठ चालू कर दी थी 1937 में, और 45 में आप मान सकते हैं कि इनका आक्रमण जो है चरम पे पहुंच गया था। ठीक है, तो इन्होंने मतलब जिसको आप कहते हैं ना बहुत ब्रूटल आक्रमण था वो मंचूरिया के ऊपर। मतलब आज भी अगर आप देखते हैं तो चाइना और जापान के जो संबंध हैं, जिनमें खिंचाव है, तो आज भी उसके कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है या उसका जो आफ्टरमैथ है, उस पूरे के पूरे जो ब्रूटल जो जिसको आप कहते हैं आक्रमण का, वो कहीं ना कहीं आज भी दोनों में है, कहीं ना कहीं दोनों के मन में, दोनों के दिलों में है, जो वहाँ के लोग हैं उनमें है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि इन्होंने किया, अब क्यों कर रहे थे ये, या इन्होंने मंचूरिया पे या बाकी जगहों पे या कोरिया पे क्यों अपना वर्चस्व चाहते थे ये, क्योंकि इनको एक तरह से ये चाहते थे कि ये पूरा एशियन पैसिफिक रीजन जो है वो इनके हाथ में आ जाए। दिमाग में इनके भी था वो चीज़। वर्चस्व की लड़ाई किसी एक की नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस जो था वो वर्चस्व चाहता था, रशिया ने कभी नहीं चाहा, या चाइना चाहता था, जापान ने कभी नहीं चाहा, ऐसा कभी भी नहीं था। ठीक है, लड़ाई जो थी, मतलब जिसको कहते हैं ना, यहाँ पे आप देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि बिल्कुल ही साफ स्वच्छ छवि है जिसने कभी कुछ नहीं किया, कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जापान का ऐसा मामला था। उसके बाद आपका क्या हुआ कि इसके बाद उनको समझ में आया कि आपको किसी तरह इंडिया में, अब क्या हुआ कि इंडिया में उसी टाइम पे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। इंडिया तो फ्रीडम स्ट्रगल में लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लिप्त थे हम उसी टाइम पे। ये एंड ऑफ मतलब तकरीबन 47 में हमको फ्रीडम मिला है, तो उससे पहले के टाइम की बात है। ठीक है, तो इस समय पे क्या चीज़ें चल रही थी, किस तरह की चीज़ें चल रही थी कि हमें चाहिए
थी फ्रीडम की स्ट्रगल। वहाँ पे आपको मालूम है कि एक्सट्रीमिज्म और मॉडर्निज्म, मतलब मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो एक साइड पे आ गए थे। मतलब इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है 2 गुट बन गए थे, ठीक है। ये वो दौर था जब आपको मालूम है भगत सिंह को और राजगुरु सुखदेव को फांसी पे चढ़ाया गया, ठीक है। जिस तरह से आपको मालूम है एक्सट्रीमिज्म एक तरह से कुचला जा रहा था जिस टाइम पे, और ये वो टाइम था जब जिसको कहते हैं महात्मा गांधी के अगेंस्ट भी रिवोल्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी पे उन्होंने रोक, अगर वो उनको लोगों का मानना था, एक जो आयाम था आवाम था उसका ये मानना था कि रोक लगा सकते थे, रोक सकते थे अगर वो चाहते, लेकिन नहीं हुआ, उन्होंने रोलर टैक्स पे साइन कर दिया। तो ये इतिहास चल रहा था अगर आप उसका पूरा उस टाइम का सिनेरियो समझें। 30s की बात हो रही है, ठीक है। जापान एक तरफ पे मंचूरिया पे हमला कर रहा था, इंडिया में ये सिनेरियो चल रहा था। वर्ल्ड वॉर जो है वो ऑलमोस्ट जो खींचातानी की स्थितियां थी वो लेट 30s तक बनी हुई थी, लेट 30s में बनना चालू हो गई थी। मतलब 37 में तो 37 लाइक 30s एंड में तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड डिक्लेयर ही हो गई थी, ठीक है। तो ये वो टाइम चल रहा है। इस टाइम पे अब सुभाष चंद्र बोस भी उभर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस के साथ एक तरह से आप कहते हैं कि मनमुटाव हो गया है, टूटना अलग हो गया है, ठीक है। अब ये वो टाइम था जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी INA की जो शुरुआत मानी जाती है वो वहाँ से हुई, ठीक है। अब इसमें जापान को क्या चाहिए था? जापान को कोई ना कोई ऐसी फोर्स चाहिए थी जो कि चाइना के एलाइड के अगेंस्ट वो यूज़ कर सकें। अब ये वो टाइम था जब सुभाष चंद्र बोस, मतलब फाइनली आप जब बात करते हैं कि 1937 में जब आपके टाइम के आसपास का वक्त था ये, जब क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो फाइनली कहाँ चले गए? सोवियत संघ जाना चाहते थे, सोवियत यूनियन जाना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे? वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो गई थी वर्ल्ड वॉर की, जाना चाहते थे ताकि वो इंडिया का जो फ्रीडम है, मूवमेंट है, उसको फास्टन कर सकें, है ना। तो ये समय वो चल रहा था जब वो ये कोशिश कर रहे थे। और वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं, सबसे पहले लैंड होते हैं वो जर्मनी जाते हैं। जर्मनी में कहाँ से जाते हैं? वाया काबुल होते हुए जाते हैं, ठीक है। जर्मनी वो पहुंचते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हिटलर से मिलते हैं वो, हिटलर से मिलने की भी उनकी जो कहानी है वो बहुत ही रोचक है। मतलब उसमें कहा जाता है कि जब हिटलर से सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं तो जितने भी लोग हैं आगे से आके हाथ जोड़ते हैं, सब करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब खड़े रहते हैं तो हिटलर की एक बात थी कि हिटलर कभी सीधे आके नहीं मिलते थे, ठीक है। जैसे अगर आप हिटलर की बात करते हैं तो वो अपने जैसे जिसको बोलते हैं ना कि उनके शक्ल के 3-4 जो डुप्लीकेट हिटलर थे, मतलब आप नॉर्मल भाषा में आपको समझा रही हूँ मैं, तो डुप्लीकेट हिटलर्स रहते थे ताकि, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा था उस टाइम पे, ठीक है। तो जब सुभाष चंद्र बोस मिले जाके, तो बेसिकली जब वो मिले तो उनको मालूम था कि उन्होंने, सामने वाला जब उनसे आके मिला तो उन्होंने कह दिया कि जब आके मिले वो जो डुप्लीकेट हिटलर था, तो उनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप जाइए और हिटलर को बुलाइए, मैं एडोल्फ हिटलर से मिलने आया हूँ, आपसे मिलने नहीं आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा अचरज हुई इस बात की। दूसरे आए तो दूसरों को भी ये कह दिया। बाद में इस बात की बहुत अचरज हुआ कि भाई इतना परफेक्ट बहरूपीय थे वो कि उनको कोई भी नहीं पहचान सकता था। तो ये बात हुई कि सुभाष चंद्र बोस ने उनको पहचाना, तो आखिर पहचाना कैसे, ठीक है। उन्होंने बेसिकली, हिटलर ने जब आए और हिटलर उनसे मिले आके, तब जैसे ही हिटलर एंटर हुए और आके खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस के सामने, तो सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल उनको पहचान गए और सामने से उन्होंने अभिवादन किया। बाद में हिटलर ने जो सबसे पहले सवाल उनसे ये पूछा कि आप बताइए कि आप मुझे, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, क्या काम है क्या नहीं है व्हाटएवर, वो सब देखा जाएगा, लेकिन आपने जो मेरे वो थे, आपने मुझे पहचाना कैसे? और सुभाष चंद्र बोस का बिल्कुल सीधा सा उनका ये कहना था कि देखिए मैंने आपको ऐसे पहचाना कि बाकी जो 2 लोग मुझसे आके मिले उनकी बॉडी लैंग्वेज आपसे नहीं मिलती थी, उनकी शक्ल सूरत आपसे मिलती थी, उनकी आवाज़ आपसे मिलती थी, उनका जो कैरेक्टर है या उनके जो आप कह सकते हैं ना एक बॉडी लैंग्वेज या एक आदमी के जो एक पर्सनैलिटी है वो आपसे नहीं मिलती थी। तो कहने लगे मतलब ये कि वो आदमी जिससे पूरी दुनिया मिलना चाहती है आज की डेट में, वो आदमी, वो हिटलर जो कि इतना बड़ा नाम हो चुका है कि आज पूरी दुनिया जो है एक तरह से उस पर बटी हुई है और हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं एडोल्फ हिटलर को जानता है, आज तक भी हम जानते हैं। वो व्यक्ति आके आगे से ऐसे झुक के हाथ नहीं मिला सकता था जैसे आपके बहरूपियों ने मिलाया। उसमें एक एटीट्यूड उसकी पर्सनैलिटी में होता और ये बात मैं जानता था, इसलिए मैं आपको पहचान गया, ठीक है। तो हिटलर बेसिकली ये एक बात थी जिसने सुभाष चंद्र बोस इतने दबंग थे कि उनको डर नहीं लगता था किसी से भी। वरना उस टाइम पे आप सोचिए 1940s में, आज की डेट में हिटलर का नाम जब लेते हैं हम तो कोई बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, कुछ होता है तो हम कहते हैं कि यार हिटलर जैसा आदमी है।
उस टाइम पे 1940s में क्या दबदबा रहा होगा हिटलर का, और उसके सामने जाके खड़े होना और इतनी बात कर पाना, ये हर किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं थी, ये सुभाष चंद्र बोस ही कर सकते थे। और इस बात से उनका जो व्यक्तित्व है बाकी उससे वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि हिटलर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है उसके बाद जापान में ये वही टाइम था जब जापान से इनविटेशन आया सुभाष चंद्र बोस को आने का कि आप आइए और हमसे मिलिए। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने एक्चुअली अपने उससे, उन्होंने अपनी जो शिप्स वगैरह थी उससे, प्लेन से और शिप से हिटलर ने उनका जाने का बंदोबस्त किया। कहाँ पे? जापान। ठीक है, अब वहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे रोश बिहारी बोस जो हैं उनकी लॉबिंग ने बहुत काम किया था जापान में। ठीक है, तो रोश बिहारी की जो वो लॉबिंग थी उसने बहुत ज़्यादा काम किया। किसके लिए? जब सुभाष चंद्र बोस वहाँ आ रहे थे तो ऑलरेडी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आईएनए जो है वो इंटरसेप्ट हो चुका था। आईएनए का जो इंसेप्शन था वो ऑलरेडी जापान जो है वो कर चुका था। किसके अंडर? जनरल मोहन सिंह के अंडर। ठीक है, और उस टाइम पे रोश बिहारी जो थे, रोश बिहारी बोस का एक तरह से बहुत जो लॉबिंग है वो काम आई। और फाइनली जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो उस टाइम पे आईएनए की जो है वो संरचना वहाँ पे पूरी हो चुकी थी, और रोश बिहारी बोस ने फाइनली उसका जो कमांडर इन चीफ, जो अपनी जो आप कह सकते हैं कि जो गद्दी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरह से गद्दी तो नहीं बोलेंगे उसको, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जिसको कहते हैं सुपुर्द कर देना, है ना, तो बिल्कुल उन्होंने सुपुर्द कर दिया किसके हाथ में? सुभाष चंद्र बोस के हाथ में, और उनको बना दिया गया कमांडर आईएनए का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा आईएनए का। ठीक है, अब हुआ क्या, ये आईएनए की जब बात होती है तो उसमें दो चीज़ें मैं और बताती हूँ कि इस टाइम पे आपको चाइना के ऊपर जो पूरा ऑयल और साउथ ईस्ट एशिया और ये सब जो बातें हैं, ऑयल के ऊपर जो है वर्चस्व जापान भी चाहता था। अब जब बात हो रही है कि अगर आप बात करते हैं क्या इंडिया की मदद की जापान ने आज़ादी के लिए, तो हाँ, इंडिया की मदद जापान करना चाहता था आज़ादी के लिए, और उसमें वो आगे भी बढ़ा। सुभाष चंद्र बोस ने उस चीज़ के लिए उनको कन्विंस भी कर दिया था। इनफैक्ट मणिपुर में अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी रहा। नॉर्थ ईस्ट में अगर आज भी आप बात करते हैं इम्फाल वॉर की, तो आपको मालूम है कि चाइना को कंटेन करने के लिए भी वो जापानीज़ ट्रूप जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर गए थे, जिसमें आप इम्फाल या कोहिमा का नाम सुनते हैं। आज भी इम्फाल जो फाइट है, इम्फाल बैटल ऑफ इम्फाल है, वो आज भी लोग जानते हैं। और क्योंकि आप नॉर्थ ईस्टर्न लोग जो है, मतलब हमारे यहाँ की जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है इंडिया का, अगर आप देखें उनके फीचर्स और उनका रूप रंग अगर आप देखें तो जापानीज़ लोगों से काफ़ी मिलते थे, और जापानीज़ ट्रूप काफ़ी हेल्पफुल था। ठीक है, आईएनए के साथ आया था वो, तो एक तरह की क्रेडिबिलिटी भी थी और काफ़ी दिखाने में बहुत क्लोज भी था उनसे, मतलब एक तरह की एफिनिटी जो थी वो डेवलप हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्फाल बैटल जो है बहुत ज़्यादा भारी पड़ी, मतलब आईएनए के बहुत नंबर ऑफ जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए उसमें, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से आप कहते हैं कि स्ट्रैटेजिकली उतना प्लान्ड नहीं थी वो, तो बहुत ज़्यादा भुखमरी और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लॉस की वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत जापानीज़ ट्रूप की भी बहुत लोगों की जान गई और उनको फाइनली बैकआउट करना पड़ा, उनको बर्मा जाना पड़ा। ठीक है, लेकिन आज तक भी अगर आप जाते हैं इम्फाल में, आज तक भी अगर आप भारत के उस क्षेत्र में जाएंगे तो आज भी आपको जापानीज़ जो सोल्जर्स हैं उनके आपको मेमोरियल्स मिल जाएंगे, उनके बारे में लोग कहने वाले, आपको स्टोरी बताने वाले चीज़ें जो हैं, जो पूरा जो लेजेंड है वो आज भी चलता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि इंडिया को एक तरह से वो एड करना चाहते थे, ठीक है, आज़ादी में। लेकिन हुआ क्या कि जब वॉर ब्रेक हुई, फाइनली जब वर्ल्ड वॉर ब्रेक हुई, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हम तो कॉलोनी थे ब्रिटिश की, ठीक है, हम कॉलोनी थे ब्रिटिश की। उस टाइम पे क्या हुआ कि हम कॉलोनी होने के नाते हमारे जो सोल्जर्स हैं वो स्टेप अप हुए काहे में, ब्रिटिशर्स की तरफ से। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि हमारे उसमें देखा जाए तो जापान ऑपोजिट साइड पे था या ऑपोजिट एंड पे था। जापान ने किसके खिलाफ लड़ाई की थी? जापान ने लड़ाई की थी वो जर्मनी, इटली, इसके साथ था। ठीक है, लेकिन उसने लड़ाई की किससे? उसने लड़ाई की बहुत बड़ी जो फोर्सेस थी उसने लड़ाई की, उस टाइम पे चाइना था, यूएस था, ब्रिटेन था, ये सारे एक तरफ पे थे। ठीक है, तो इस टाइम पे जो उसने सिलेक्शन किया, जो उसकी चॉइस हुई ऑफ अलायंस, वो बहुत गड़बड़ा गया। उसने सीधे सीधे किससे दुश्मनी मोल ले ली? जो सबसे बड़े पावर ब्लॉक्स थे उनसे, मतलब रशिया, चाइना उस टाइम पे उतना बड़ा पावर ब्लॉक नहीं था, लेकिन रशिया, ब्रिटेन और क्या बोलते हैं यूएस, ये सब तो थे ही। ब्रिटेन भी आपको मालूम है कि ये 1900 की जो शताब्दी मानी जाती है ना, 1900s की, वो ब्रिटेन का जिसको बोलते हैं वर्चस्व माना जाता है। मतलब 2000, मतलब आप 20वीं शताब्दी जो है वो किसकी मानी जाती है? 20वीं शताब्दी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो अमेरिका की मानी जाती है, मतलब 50s के बाद अगर मान लेते हैं। लेकिन उससे पहले तक तो ब्रिटेन जो था, कहते थे कि उसका कभी सूर्यास्त नहीं होता, ब्रिटेन साम्राज्य का कभी जो सूरज है वो ढलता नहीं है, राइट। तो इतना बड़ा पावर ब्रिटेन उस टाइम पे था।
इतनी सारी कॉलोनीज थी उसके अंडर, और चाइना भी था उसके साथ, और बाकी यूएस तो था ही, राइट। तो जापान ने बहुत बड़ा खतरा जो है वो मोल ले लिया था। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मीजी एरा का जो, जिसको आप कहते हैं ना कि जिसको आप कहते हैं कि शबाब में तो था ही वो, मतलब किसी एक तरह के आप कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ अपने मिसकंसेप्शन में तो था ही वो, एक तरह की चढ़ी में तो था, ठीक है। ये सब तो है बात। अब उस टाइम पे क्या हुआ, बाकी सारी जो चीज़ें चलती रही, ये टाइम हुआ जब सबसे बड़ी गलती, जो सबसे बड़ा जिसका खामियाजा जो है जापान ने बहुत आगे तक भुगता, ये तो ठीक है। 1941 7 दिसंबर 1941 को संडे का दिन था, और उसने एक बहुत बड़ी जो घटना थी वो ये हुई कि नेवल वॉर जो है एक तरह की वो शुरुआत हो गई। नेवल वॉर मतलब कैसे, जो जापान की जो नेवी थी, ठीक है, जो रॉयल नेवी थी, उसने कहाँ अटैक कर दिया, पर्ल हार्बर पे, ठीक है। पर्ल हार्बर आपने मूवी भी देखी होगी, अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, जो कि क्या था, जो कि यूएस का बेस था, नेवल बेस था, ठीक है। और वहाँ पे बिल्कुल सरप्राइज्ड अटैक जो है 7 दिसंबर 1941 को उसने कर दिया। और अब इनका ये कहना ये था कि हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे थे, हम तो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे थे यूएस का बेसिकली पैसिफिक जो फ्लीट है उसको हम रोकना चाह रहे थे, क्योंकि वो इंटरफेयर कर रही थी, ये जापान का कहना है। पर पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ, और सीधे सीधे जो है वो जापान जो है सीधे सीधे जाके यूएस से भिड़ गया, ठीक है। इन्होंने ना आओ देखा, ना ताओ, ना आगे देखा, ना पीछे के क्या हो सकता है, इन्होंने जाके सीधे सीधे कर दिया। और उसके बाद भी ये तैयार नहीं थे, उसके बाद भी ये रुकने को तैयार नहीं हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद भी वो जो है वो सीधे सीधे ये बोल रहे थे कि हम जो है बिल्कुल टू दी एंड या है हम लड़ाई करेंगे, हम बाकी चीज़ें होंगी। वर्ल्ड वॉर में लिप्त हो ही चुकी थी, इनको एक आध बार समझाने की भी कोशिश की गई, पर ये तैयार नहीं थे उस टाइम पे, इनके ऊपर तो खुमारी बहुत ज़्यादा थी ना, तो ये तैयार नहीं थे समझने को। उस टाइम पे क्या हो रहा था, अब इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने कहा कि पर्ल हार्बर पे इन्होंने जो अटैक कर दिया था, उसके बाद यूएस जो है वो तो तिलमिला गया था। यूएस तो मतलब ये टॉलरेट ही नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ कि इनकी जब बॉम्बिंग होना चालू हुई तो इनके अगेंस्ट पे कम से कम इनकी 60 जापानीज सिटीज़ जो हैं वो उसके ऊपर जिस तरह के आप आक्रमण हो सकता है उस तरह से आक्रमण किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये उसके बाद भी जैसे मैंने कहा कि शांत तो बैठ नहीं रहे थे, कैमिकाज अटैक पे आ गए। ये कैमिकाज अटैक क्या मतलब, अब क्या हो रहा था, इनकी जो संख्या थी, जो पायलट्स की जो इनकी संख्या थी वो गिरती जा रही थी, और इतनी जल्दी ये पायलट्स तो ट्रेन कर नहीं सकते थे। तो अब ये क्या कर दिया इन्होंने, सुसाइडल इन्होंने एक वो ले लिया था कि सुसाइडल पायलट्स क्या करते थे, जो अमेरिकन जो एयरशिप्स थे, जो वॉरशिप्स थे, उनमें जाके क्रैश कर देते थे, ठीक है। तो ये जो कामिकाज़ी अटैक था ये भी बढ़ता जा रहा था। तो अब अमेरिका ने भी इनको कहा कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से खींचातानी की स्थितियाँ बन चुकी थी इस टाइम पे। इनको एक आध बार जैसे मैंने कहा कि बोला भी गया, समझाया भी गया, पर ये उसको नहीं माने। यहाँ पे दूसरे साइड पे क्या हो रहा था कि आपको अभी मालूम है कि लेट 40s में जब हम बात करते हैं, मिडिल 40s में, तो जर्मनी की स्थिति किस तरह से होने लग गई थी आपको ये भी मालूम है, ठीक है। मतलब सोवियत यूनियन ने मार्च कर दिया था बर्लिन में मार्च कर दिया। तो फाइनली क्या हुआ, अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, अपने बंकर में जाके सुसाइड कर लिया, गोली मार ली अपने आप को, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्थितियाँ जो थी वो चेंज हो ही गई थी। इसी टाइम पे यही वक्त था जब आप बात कर सकते हैं कि जब ट्रूमन ने, ठीक है, अब इस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था, जब आप बात करते हैं हमारे यहाँ भी एक चीज़ हो रही थी कि जब सुभाष चंद्र बोस जो है, अगस्त की ही बात है, वो सुभाष चंद्र बोस जो है वो जा रहे थे जापान, ठीक है, जापान जा रहे थे, जो आज की डेट का ताइपाई है अगर आप उसको मानते हैं। तो वहाँ पे उनका जो प्लेन जो उनको लेके जा रहा था, जापानीज़ प्लेन, वो क्रैश हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो माना जाता है कि उसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज काम करती हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो जिंदा रहते हैं, वो बात तक भी काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि फिर वो फ्ली कर जाते हैं। एक बात तक तो अभी तक तो वो चलता था, गुमनामी बाबा हैं यूपी में, जो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनके पास उनके ही जैसे जो आईएनए के जो कपड़े हैं वो मिले हैं, और उनके पास उन्हीं की रोलेक्स की घड़ी भी मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो सुभाष चंद्र बोस कैसे लापता होते हैं वो तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी आज भी है, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मतलब उसमें मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जापान जो है, लेकिन उस टाइम पे भी जापान जो है और इंडिया का जो संबंध था वो चल रहा था, ठीक है। मतलब वो आईएनए की वजह से कहीं ना कहीं जुड़े हुए तो थे, ठीक है। उसमें अगर आप बात करते हैं मलय पेनिनसुला की भी अगर आपने बात सुनी होगी, नाम सुना होगा, तो भी आपको मालूम है कि जापान और इंडिया का कोलैबोरेशन था, ठीक है। अब जापान में जाके वहीं पे जो एयरक्राफ्ट उनको लेके जा रहा था, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। ये अगस्त की ही बात है, मतलब मृत्यु हो जाती है, या जो भी आप उसको मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से ये माना जाता है, ठीक है। वो आज की डेट में फिर वो अगस्त का महीना आ गया है 1945 में। 1945 अगस्त का महीना अगर आप बात करते हैं
तो इस टाइम पे हैरी ट्रूमन जो रहते हैं, हैरी ट्रूमन कौन है? हैरी ट्रूमन है प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है। और उन्होंने क्या किया फाइनली, जो कामिगाजी अटैक्स और ये सब जो चीज़ें हो रही थी, इससे फाइनली वो जापान को अब कंटेन करना चाहते थे। पर्ल हार्बर तो उनके दिमाग में था ही, बदला तो उनको लेना ही था, ठीक है। मतलब उतना ही बड़ा बदला लेना था, पीछे कैसे हट सकता था यूएस, राइट? कि जो आपने किया, मतलब ऐसा आपने घर में घुस के मारा है, तो ये तो था यूएस को कि हम बदला तो लेंगे इसका, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ट्रूमन ने एक बात बोली और ट्रूमन ने बेसिकली डेटोनेट करने के ऑर्डर दे दिए एटॉमिक बॉम्ब्स को, ठीक है। और एटॉमिक बॉम्ब्स अगर आप बात करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी के, तो बेसिकली मैनहट्टन, अगर आपने नाम सुना होगा मैनहट्टन ऑपरेशन का, तो उसमें क्या हुआ आगे जाके कि 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में बिल्कुल सीक्रेट तरह से, मतलब बिल्कुल ही, इस पर कोई वार्निंग, इस पर बहुत सारी बातें आती हैं कि क्या यूएस ने वार्निंग दी थी पहले जापान को, उन्होंने नहीं दी थी। और उन्होंने इसका जो काउंटर किया वो ये किया कि सरप्राइज अटैक पर्ल हार्बर पे भी जापान ने घर में घुस के और अटैक किया था, और उसकी भी कोई वो भी सरप्राइज अटैक था, कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। इसी वजह से इनने अपने आप को, जब यूएस के ऊपर बाद में जब सवाल उठे, तो यूएस ने अपने आप को इस तरह से काउंटर किया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या ऑर्डर दे दिए गए थे? डिप्लॉय करने के एटॉमिक बॉम्ब को, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, जो कि 6 अगस्त 1945 को और हिरोशिमा और नागासाकी में 9 अगस्त को गिरा, ठीक है। और ये रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि उनको शहर बर्बाद करने थे, शहर तो ऑलरेडी हो ही रहे थे, 60 सिटीज़ जो हैं जापान के ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी थी, राइट। लेकिन 60 सिटीज़ ऑलरेडी, मतलब वो अटैक हो चुका था। लेकिन ये जो जगह थी ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि 7th लार्जेस्ट सिटी थी एक तो जापान में। दूसरी बात अगर आप बात करते हैं तो वहाँ की जो 2 आर्मीज़ थे, उनके हेडक्वार्टर थे, बहुत बड़ा जो उनका, जिसको आप कहते हैं कि जो बाड़ा था, जो आर्मी का जो बाड़ा था वो माना जाता था वहाँ पे, बहुत बड़ा एम्यूनेशन सेंटर था। तो वो ये बेसिकली अमेरिका ये चाहता था कि जापान जो है पूरी तरह से सरेंडर कर दे, और इसके बाद वो उसने सुनिश्चित किया कि जापान इसके बाद सरेंडर कर देगा, क्योंकि उसने पूरी तरह से उनका जो बेस है वो पूरी तरह 2 शहर जो है नस्तनाबूद कर दिए थे, ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म कर दी थी उसकी इकोनॉमी। और ये ना सिर्फ जान माल का नुकसान हुआ, तकरीबन दोनों जगहों का अगर आप मिलाएं तो एक जगह कहा जाता है 196,000 लोगों की जान गई, दूसरी जगह आंकड़ा जो है 2,29,000 तक गया था। मतलब अगर आप टोटल माने तो तकरीबन 5 लाख लोगों की जान गई, जिसमें से रेडिएशन के असर से बहुत सालों तक हिरोशिमा और नागासाकी में उसका असर रहा, ठीक है। रेडिएशन, जो रेडियो एक्टिव जो बीमारियां थी, वो बहुत साल तक लोग उससे ग्रसित रहे। फॉर आप ये मान लीजिए कि मतलब क्या जानवर, क्या इंसान, सब, मतलब कहा जाता है कि खरगोश भी जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जापान में पैदा हुए, वो भी बिना कान के हुए थे कितने सालों तक। मतलब आप उसका असर सोचिए कि कितना बड़ा रहा होगा, ठीक है। पूरी तरह उसने बेस को नस्तनाबूद कर दिया, जापान को, जिसको बोलते हैं घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। और फाइनली वो चाहता था कि जापान जो है सरेंडर कर दे, और फाइनली जापान ने सरेंडर कर भी दिया, ठीक है। तो इस तरह से जापान जो है वर्ल्ड वॉर के बाहर चला जाता है। अब इसमें जब हम बात करते हैं एलाइज के खिलाफ जो जापान खड़ा हुआ था, वो समझ जाता है कि भाई इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, और इतना बड़ा झटका लगता है जापान को इसका, क्या बात करते हैं हिरोशिमा नागासाकी का, इतना बड़ा झटका लगता है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो चरमरा जाती है, वो तो ठीक है, पूरी की पूरी कंट्री जो है वो तहस नहस हो जाती है। और दूसरी बात, उसका इतना बड़ा झटका उनको लगता है कि उस दिन के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम, जैसे आप बोलते हैं ना अशोका के साथ हुआ था कि कलिंग की वॉर हुई थी, उसके बाद अशोका का जो था वो एकदम हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं जो है बिल्कुल धम्मा के रास्ते पे चलूँगा, और अब के बाद मैंने कोई भी, मैं इसमें लिप्त नहीं होऊंगा, जंग में लिप्त नहीं होऊंगा, मारकाट नहीं करूँगा। वैसे ही एकदम हृदय परिवर्तन पूरे पूरे स्टेट का हो गया था जापान के। और उन्होंने क्या कहा कि अब भाई साहब हम जो हैं किसी के दीन धर्म में, मतलब अपना फॉलो करेंगे, हम किसी की लड़ाई झगड़े में अब हमें पड़ना ही नहीं है। पैसिफाइड उसमें चला गया, वो पैसिफिस्ट स्टेट बन गया, जिसने वॉर वगैरह से बिल्कुल अपना हाथ जो है पीछे खींच लिया, ठीक है। ये आपको जापान की हिस्ट्री से पता चलता है कि आज की डेट में जो जापान की पॉलिसी है वो अगर है तो वो क्यों है, ठीक है। अब इसमें अपन आते हैं इंडो रिलेशन, जापान रिलेशंस पे। अब जब इंडिया जो है फाइनली 1947 में ये सब चीज़ें जो हैं, पूरा जो वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही थी, जो उठापटक हो रही थी, वो सेटल हो गई, धीरे धीरे रुक गई, सेटल हो गई। 1945 में चीज़ें वहाँ पे वर्ल्ड वॉर के लेवल पे हो गई, इंडिया की आज़ादी 1947 में मिल गई। जापान जो है अब पूरी की पूरी तरह उसने अपनी जो एनर्जीज़ हैं वो फोकस कर दी नेशन बिल्डिंग में। उसने बाकी जो लड़ाई झगड़ा है वो बिल्कुल छोड़ दिया। ये जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसकी केस पे, उसको साउथ एशिया ये रीजन पे, साउथ पैसिफिक रीजन पे उसको कोई चाहिए था, वो सब कुछ उसने कहा कि भाई साहब माफ़ करो, जितना है हमारे पास हम उसी को करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को वापस ठीक करेंगे। और वो पूरी तरह जो अपनी उसकी एनर्जीज़ हैं उसने फोकस कर दी काय पे, कंस्ट्रक्टिव काम पे, ठीक है। अब इस टाइम पे जब इंडिया आज़ाद होता है तो उस टाइम पे क्या होता है,
अब इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 1952 में। अब हुआ क्या, इसके भी एक बहुत बड़ा कारण यह है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी अगर मैं बात करूं कि इम्पॉर्टेंट कारण यह है कि जब पूरी तरह नस्तनाबूद हो जाता है, पूरी तरह से हिरोशिमा नागासाकी और इकनॉमी जो है चरमरा जाती है, जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा जाता है जापान का, तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको। अब चाइना के साथ तो उसका कोई संबंध नहीं है, आसपास जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत छोटी हैं। तो इस टाइम पे जब इंडिया आज़ाद हो जाता है तो वो क्या चाहिए उसको इंडिया से, वो चाहता है इंडिया से मदद, वो मांगता है इंडिया से मदद, क्योंकि इतने साल का अच्छा रिलेशन भी तो रहा है ना। वो मतलब जो वर्ल्ड वॉर में वो एक दूसरे के अगेंस्ट थे, अगर इंडिया था भी तो वो ब्रिटिश की कॉलोनी था, इस वजह से था, जापान के अगेंस्ट नहीं था कभी भी इंडिया, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार इतिहास में जब हम रिश्ते समझते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके ऐतिहासिक रिश्ते कैसे हैं, आपके हिस्टोरिकल रिलेशंस कैसे हैं। जैसे मैंने कहा कि मंचूरिया और कोरिया पे जो नॉर्थ चाइना पे जो कब्जा करने की कोशिश की, अटैक किया जापान ने, तो आज तक भी वो कड़वाहट है, राइट। इंडिया के साथ कभी जापान के इस तरह के मतभेद नहीं रहे, और क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा तो हमारे रिश्ते हमेशा से मधुर रहे, ठीक है। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं, जब इंडिया आज़ाद हो गया और उसी टाइम पे जापान अपने आप को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज जो थे वो इंडिया से चाहिए थे, ठीक है। इंडिया भी क्योंकि नई कंट्री बना था, इट वॉज अ न्यू नेशन, ठीक है। तो वो क्या कोशिश कर रहा था, वो अपने आप को बिल्टअप करने की कोशिश कर रहा था। वो इतने सालों के इंपीरियलिज्म से बाहर निकल के एक न्यू बॉर्न नेशन था, तो अपने आप को हर सेक्टर में इस्टेब्लिश करना चाहता था। एक सिमिलैरिटी और हुई कि अगर आप बात करते हैं तो जापान में वर्ल्ड की, अगर आप सबसे पुरानी डेमोक्रेसी की बात करते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की, तो वर्ल्ड में अमेरिका है, लेकिन अगर आप एशिया में सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो क्या है, वो जापान है, ठीक है। और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो अपनी इंडिया है, तब भी थी आज भी है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिसपे हम उनके साथ मैच करते थे, हमारी जो सोच थी वो मैच करती थी। एक तो स्पिरिचुअली हम मैच करते थे, दूसरा हमारे वो आईएनए की वजह से जो हमारा इतिहास था, या बैटल ऑफ इम्फाल की वजह से जो हमारा इतिहास था वो मैच करता था, या आप बात कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी थी तो सेटअप मैच करता था। बहुत सारी चीज़ें हम सारी एक दूसरे से मैच करती थी। इस टाइम पे डिप्लोमेटिक रिलेशन और जिसको कहते हैं ना एक्सपोर्ट रिलेशन जो है, एक तरह से वो शुरुआत हो गई थी। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं कहेंगे अभी से, लेकिन एक डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत हो गई कि उनको हमसे चाहिए था लोहा और वो हमको देते थे टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस बेसिस पे अगर आप मानते हैं तो 1952 में आप बात कर सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हुई, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, येन लोन माना जाता है, जो कि जापान ने इंडिया को दिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है 1958 में, ठीक है। उसके बाद जब अपन बात करते हैं, धीरे धीरे ये जो लैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर होते रहे। मतलब जापान को अगर आप मानते हैं तो जापान की आपको एक चीज़ के लिए आपको बड़ी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि जापान को अगर आप ये कंसिडर करते हैं कि 1945 में पूरी तरह जो इकोनॉमी चरमरा गई थी, पूरी तरह जो कंट्री ख़त्म हो गई थी, नस्तनाबूद हो गई थी, उस कंट्री में आज भी एक चीज़ की खूबी मानी जाती है जापान में कि आज भी वो कंट्री अगर वहाँ पे, क्योंकि अगर आप उसका एरिया देखेंगे, लोकेशन, जैसे मैंने कहा कि 5 आइलैंड्स को मिलके, मेजर 5 आइलैंड्स को मिलके वो बना हुआ है, तो वो इतना ज़्यादा प्रोन है कि वहाँ पे जितने भी नेचुरल आपदाएं हैं वो बहुत आती हैं। लेकिन आप देखेंगे जापान जो है यूँ फिक्स कर लेता है। मतलब एक जो बीच में वायरल भी बहुत हुआ था कि जापान में कोई पुल टूटा है, उसको 24 घंटे में मार्केट के लोग फिक्स कर लेते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई पुल टूट जाए तो आप हालत देखिए क्या होती है। मतलब 4 महीने तक तो अभी उस पर चिंतन होगा कि उस पर आगे काम कैसे करना है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर कर लेते हैं। अगर जापान में कोई ट्रेन लेट होती है, अगर वो 2 मिनट से ज़्यादा लेट होती है तो बाकायदा वो आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि आपका जो समय है वो हमारी वजह से नष्ट हुआ, ठीक है। ये आप कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन सोच भी नहीं सकते, राइट। तो उनकी जो वर्किंग है वो बहुत स्मूथ है, और इसी के चलते 1945 में जो कंट्री पूरी तरह ख़त्म हो गई थी, आप ये समझ लीजिए कि 1972 में, मतलब नॉट इवन 30 ईयर्स, मतलब 30 साल का भी समय नहीं इसमें लगा, उन्होंने पूरी तरह इसकी इकोनॉमी को ना सिर्फ रिकवर कर दिया, बल्कि वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी के तौर पे वो वापस रीस्टैब्लिश हो गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस रेट पे इसका जो वर्क है, कंस्ट्रक्टिव वर्क जापान ने किया होगा, और कितनी सही उनकी स्ट्रैटेजीज रही होंगी कि एक कंट्री जो पूरी तरह जो ख़त्म हो गई थी, मतलब जिसको मान लिया था कि शायद नक्शे से विलुप्त हो जाएगी, वो कंट्री 1972 में उसने अपने आप को रीस्टैब्लिश कर लिया पूरी तरह, और इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया,
ठीक है। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं 1991 की। जब हम बात करते हैं, अब अपन रिलेशंस देख लेते हैं अपने। 1991 की बात कर लेते हैं तो इंडिया को अगर आप बात करते हैं तो जापान वाज अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट बेल्ड इंडिया आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हमारा क्राइसिस था उससे उसने हमें बाहर निकाला। 1991 आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो टाइम बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम था, ठीक है। सरकार जो है अगर आप बात करते हैं तो 1991 में 19 मतलब आप राजीव गांधी की सरकार के बाद अगर आप देखते हैं तो उसके बाद कोई भी सरकार जो है बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड सरकार वहाँ यहाँ पे अभी तक नहीं आ पाई थी, ठीक है। वीपी सिंह की सरकार आई, चंद्रशेखर की सरकार आई, नहीं काम कर पाई। 1991 में फ्रेश इलेक्शंस जो है जनरल इलेक्शंस कॉल हुए, ठीक है। 1991 में इंडिया में जनरल इलेक्शंस कॉल हुए। उसी टाइम पे मई 1991 में 23 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है श्री पेरुम्बदूर में, जो कि आपको मालूम है क्या बात हो रही थी कि वो 100% अगर ये उम्मीद थी कि कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी और राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी हत्या किसने की? उनकी हत्या की लिट्टे ने। वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे श्रीलंका के साथ जब संबंध डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन 1991 में फिर क्या हुआ? नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। ये वो टाइम था जब मनमोहन सिंह जो हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी से पहले, वो वित्त मंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी से पहले अब मनमोहन सिंह उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट थे, राइट। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, राइट। बाद में उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था ही नहीं। वो तो 2004 में सोनिया गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। अदरवाइज उनके वो तो बेसिकली पढ़ाई लिखाई करने वाले इकोनॉमी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया जब उन्होंने इस टाइम पे दोनों चीज़ें हुई। इस टाइम पे इंडिया जो है एक तरह से यूएस से भी हमारे संबंध हमने ठीक किए क्योंकि हमें वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत थी और वर्ल्ड बैंक किसके हाथ का तोता था? यूएस का ही हमें पता था। और एक टाइम पे जापान हमें सपोर्ट कर ही रहा था, ठीक है। अब इस टाइम पे हम अपनी इकोनॉमी को खोल रहे थे लिबरलाइजेशन के लिए। लिबरलाइजेशन के लिए जिसको आप बोलते हैं एलपीजी जो हम बोलते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए इंडिया के जो दरवाजे थे वो खुल रहे थे, ठीक है। तो इंडिया का क्या हुआ? बेल आउट किया इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ, इससे पहले अगर हम बात करते हैं, अब जापान ने अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहला जो इंडिया में, क्योंकि हम ये पूरा बात कर रहे हैं राजीव गांधी वगैरह की, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला नाम जो है जापान का, वो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी आती है अपन आप में? जो सबसे पहले भारत की अगर आप इंडिजिनस कार जो है वो किसने बिल्टअप की थी? वो संजय गांधी ने लाया। संजय गांधी कंसेप्ट लाया मारुति का। मारुति की अगर आप कोलैबोरेशन बात करते हैं तो किसके साथ है? सुजुकी के साथ, ठीक है। तो सुजुकी को लाने वाले भारत में जो सबसे पहली जो कंट्री जिसने इतने बड़े तौर पे निवेश किया वो कौन सी थी? सुजुकी थी। आज भी अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, जापान की जो टेक्नोलॉजी है उनके ऑटोमोबाइल्स जो हैं आज भी सबसे हायर माने जाते हैं। अगर आप टोयोटा की बात करते हैं तो अगर आप बड़ी बात कर लीजिए, आप रोल्स रॉयस की बात कर लीजिए, आप लंबोर्गिनी की बात कर लीजिए, आप फरारी की बात कर लीजिए, वो सब अपनी जगह है। लेकिन अगर टोयोटा की बात करते हैं आप, जो कि किसकी है आपको मालूम है, जापानीज़ कंपनी है, वो सबसे बड़ी कार कंपनी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ठीक है। फोक्सवैगन वगैरह भी उसके बाद आती है। इसी तरह अगर हम ये बात करते हैं तो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो सुजुकी आ चुका था इंडिया में। उसके बाद 1991 में बाकी सारे आयाम जो हैं वो भी खुल जाते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो इंडिया को 2000 में होता है एस्टैब्लिशमेंट आएगा ग्लोबल पार्टनरशिप का। ग्लोबल पार्टनरशिप से एक और चीज़ आप समझ सकते हैं, जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमारा वो मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप कब बोलते हैं कि जब आपको मतलब आप अपना जो सामान है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल दर के ऊपर, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डिफर्ड मतलब आपको दर मिलेगी और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप चीज़ें कर सकते हैं, बहुत कम आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कर सकते हैं। 2006 में इस्टेब्लिश हुई स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। इसके बाद 2014 में अगर हम बात करते हैं तो अपग्रेडेड बायलैटरल रिलेशन टू स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात कर लूँ कि 2017 में अगर हम बात करते हैं तो 2017 में स्टार्ट हुई हमारी एक्ट ईस्ट फोरम जो चालू हुआ हमारा, दैट एम्स टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर इंडो जापान कोलैबोरेशंस अंडर द रब्रिक ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत इसमें हमने एक तरह के जिसको आप कहते हैं एग्रीमेंट जो है वो साइन किए और बेसिकली जापान का भी जो विजन था वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन था। अब इस से आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजिकली जापान बहुत एडवांस है ना। मतलब आपने जापान की अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात जान के जो आपको पता होगा कि जापान की जो डिफेंस है, जो उनकी जो फोर्सेस हैं वो बहुत
सोफिस्टिकेटेड फोर्सेस हैं, बहुत एडवांस्ड फोर्सेस हैं, लेकिन उनके पास अटैक फोर्सेस नहीं हैं। अटैक फोर्सेस मतलब जापान अकेली ऐसी कंट्री है जिसने ये बात बोली है कि हम कभी भी, हमारा ये अधिकार ही नहीं है कि हम किसी के साथ, किसी के ऊपर आक्रमण करें या किसी के साथ वॉर लड़ें, ठीक है। ये पॉलिसी हो गई थी, इतना पैसिफिस्ट हो गया था जापान, मतलब ये जो चीज़ें हुई वर्ल्ड वॉर वगैरह में और नागासाकी हिरोशिमा के बाद तबाही देख के, मतलब उसको आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा आप जागरूक होना ही बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, कि आपको या तो समझ में आ गई थी उनको, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बहुत अच्छे तरह से उनको ये बात क्लियर हो गई थी कि देखिए ये अगर करते रहे तो पूरे के पूरे, उनका यूएस तो बहुत बड़ी कंट्री है, राइट, बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब एरिया वाइज भी, जोग्राफिकली भी बहुत बड़ी कंट्री है, बाकी सारी ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बनी है कंट्री, और कितनी बड़ी कंट्री होगी मुश्किल, अगर आप देखते हैं कि अगर हमारा स्टेट आप केरला का देख लें, तमिलनाडु का, तो उतनी बड़ी कंट्री होगी पूरी है। तो उनको ये समझ में आ गया कि अपन तो पूरा, उनका तो एक आध ही अपन हार्बर वगैरह पे ही अपन नुकसान पहुंचा पाएंगे, ये एक आध बार और हुआ तो पूरा के पूरा जो कंट्री है वो ही नक्शे से गायब हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो उनके समझ में आ गई। दूसरा, उनके अंदर कुछ, मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस भी आए उनकी पूरी की पूरी पॉलिसी में, कि उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया पलट के, ठीक है। अगर वो चाहते तो फिर वो नेक्स्ट रिटेलिएशन हो सकता था, वो नहीं हुआ। उन्होंने ये बोल दिया कि अब हम किसी के साथ लड़ाई झगड़े में हमको पड़ना ही नहीं है, कोई वॉर में हम उनके साथ, किसी के साथ लड़ेंगे ही नहीं, पड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी फोर्सेस इतनी सोफिस्टिकेटेड होने के बाद भी अटैक या एग्रेसिव नहीं है, मतलब दैट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म जो उन्होंने अपने लिए तैयार किया हुआ है। इसलिए आप सुनते भी होंगे तो आपने को लगता होगा कि आपने कभी जापान से ये नहीं सुना होगा कि आपने जापान से मिसाइल्स इंपोर्ट हुए या जापान ने गन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की, ये सब वो करता ही नहीं। वो बिल्कुल ही एकदम ये साधु संत टाइप उसमें आ गया, वो बिल्कुल ही बुद्धा के राह पे पकड़ लिया उनने, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल ही गौतम बुद्धा की जो राह है वो पकड़ लिया कि आपको बिल्कुल इन सब कामों में पड़ना ही नहीं, अहिंसा परमो धर्म पे आ चुके हैं वो, बुद्धम शरणम गच्छामी हो चुके हैं वो, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही उन्होंने मोक्ष की राह पकड़ ली है, बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े जो उन्होंने त्याग दिए हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने बोला कि ये एस्टैब्लिश एक्ट ऑफ फोरम, अगर हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने क्या किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी लाई है, ठीक है। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा फोकस जो है हमारा साउथ एशियन रीजन्स पे, साउथ पैसिफिक या इंडो पैसिफिक रीजन पे हमारा बहुत ज़्यादा है, तो वो इन सिंक है किसके साथ, अगर आप बात करते हैं जापान की इंडो पैसिफिक विजन के साथ। अब नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। इसमें एक और बात सामने आती है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट एसोसिएशंस की अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एक टर्मिनोलॉजी होती है ओडीए, ठीक है। अगर आप ओडीए पार्टनर की बात करते हैं तो ओडीए में अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा ओडीए पार्टनर जो है जापान का वो इंडिया ही है। मतलब कितने बड़ा, इसमें बहुत सारी डील्स जो हैं, जिसमें अगर हम आगे डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी डील्स इसमें निकल के सामने आएंगी, जिसमें सबसे बड़ी डील अगर आप बात करते हैं तो आपको मिलती है दिल्ली मेट्रो की, है ना। दिल्ली मेट्रो का नाम सबने सुना है, दिल्ली मेट्रो सब जानते हैं। दिल्ली मेट्रो एक टाइम पे अगर आपको पता हो तो दिल्ली मेट्रो के जो कोचेज़ होते थे उसके पीछे ओडीए लिखा भी होता था, ठीक है। तो ये जो है कोलैबोरेशन जो है वो इंडो जापान का ही है। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किनको देख पा रहे हैं आप, शिंजो एबे साहब खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक और चीज़ है इसमें, आपको मालूम है जो इनका जो फ्लैग होता है ना, हमारे फ्लैग की क्या इंपॉर्टेंस है वो तो आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो बीच में ये सर्कल आपको दिख रहा है चक्र, ये अशोक चक्र है ना। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो उनका जो रेड आपको चक्र दिखता है ना, रेड सर्कल है इनका, तो ये बेसिकली इनके उसमें इसको कहा जाता है, सिंबलाइज करता है सन को, ठीक है। और सन क्योंकि द लैंड ऑफ राइजिंग सन माना जाता है, तो उसको मीजी डायनेस्टी की जो मैंने बात की थी ना, मीजी डायनेस्टी ने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। ये एक और आपको एडेड नॉलेज है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन की। तो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको सेपा बोला जाता है, वो दोनों कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है 2011 से, ठीक है। जो कि प्रोवाइड क्या करता है, बायलैटरल ट्रेड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम बात करते हैं जापान की, जापान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया with nearly $35 billion of FDI in last 2 decades। लास्ट 2 decades में कितने FDI का बिजनेस है हमारा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का $35 बिलियन का, ठीक है। अगर आप बात कर लेते हैं एरिया कौन कौन से हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, टेलीकम्युनिकेशंस है, केमिकल है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है। डिफेंस सेक्टर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कई लोग क्या है, तुक्के में जब आप लिखने बैठते हैं ना, एग्जामिनेशन में आपने लिखने बैठा तो आपको लगा कि सब कुछ इम्पोर्ट करते हैं हम, तो जब इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज डिफेंस इक्विपमेंट में हम वहाँ से लेते होंगे, डिफेंस में नहीं है, ठीक है। इंडिया का जो कोलैबोरेशन है वो डिफेंस को लेके नहीं है।
नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा ODA, देखिए यहाँ पे आ ही गया वो, ठीक है। और जो एग्रीमेंट की हमने बात की थी, असिस्टेंस की बात की थी, वो जापान हमको प्रोवाइड कर रहा है। जापान बिगेस्ट बायलैटरल डोनर है इंडिया का, मतलब बायलैटरल डोनर से मतलब है हमारा कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो संख्या है लोन की, जो सबसे बड़ी जो लोन हम लेते हैं वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से हम लेते हैं तो वो जापान है, और सबसे बड़ा डोनर मतलब ODA का सबसे बड़ा पार्टनर जो है जापान का वो इंडिया ही है, ठीक है। जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ठीक है, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये असिस्टेंस है ये एग्रीमेंट ही एक तरह का, लेकिन इसको जो बोला जाता है ODA को कि वो हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से आपको मालूम है कौन कौन से मेजर हैं। जैसे मैंने कहा दिल्ली मेट्रो बोल दिया मैंने आपको, अभी बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन के लिए उन्होंने हमको बहुत पैसा दिया है। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने हमको एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए बहुत बड़ा पैसा दिया है, कौन सा, जिसमें आपको बात हो रही है दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई के लिए, ठीक है। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब टू एन एक्सटेंड कि अगर आप इनका बजट देखेंगे ना, तो बजट अगर आप इनका देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो $90 बिलियन तक का बजट है इनका, मतलब कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है इतनी बड़ी, इतना ज़्यादा मैसिव बजट है। हालांकि ये बजट आपको जब दिया जाता है, जो लोन आपको सैंक्शन किया जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया जाता है, और उसको पे आउट करने के लिए भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत लंबा टाइम जो है वो दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, इंडिया में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल लिंक है, ठीक है। और ये इसमें से बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत प्रेस्टिजियस है, दिल्ली मेट्रो है, बुलेट ट्रेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप बात करते हैं इन वेक ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिसरप्शन बाय कोविड-19, इंडिया और जापान बहुत साथ में मिलके काम कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। और चेन रिलायंस इनिशिएटिव जो है हमारा, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसको SCRI बोला जाता है। तो इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। डिफेंस या स्ट्रैटेजिक अगर आप बात करते हैं कोऑपरेशन, तो हम एक बार ये समझ लेते हैं, इंडिया और जापान जो है वो जर्मनी और ब्राज़ील के साथ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UNSC की बात करते हैं, जिसको हम G4 बोलते हैं, ठीक है। G4 ग्रुप जो माना जाता है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इसमें अगर आप बात करते हैं इंडिया और जापान जो है वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि उनको परमानेंट मेंबरशिप चाहिए काय में, UN सिक्योरिटी काउंसिल में। UN सिक्योरिटी काउंसिल अगेन आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का है, जिसमें आपको मालूम है कितनी, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़, अगर हम बात करते हैं 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर है, और 15 जो है इसमें मेंबर्स हैं। कौन से मेंबर्स हैं, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, पहले 10 हुआ करते थे, फिर 15 हो गए, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 ही हैं, ठीक है। उसमें से आपको मालूम है जो G4 है हमारा, उसमें हम बात करने वाले हैं, और इंडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा बात इस पर इंडिया करता है, क्योंकि रिफॉर्म्स की जब बात हुई थी UNSC में, तो रिफॉर्म्स को हम लाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनने रोल बैक कर दिया था, तो इसकी हमने बड़ी निंदा भी की थी। और क्यों हुआ था ये बात, इसलिए हुई थी क्योंकि बात हुई थी कि आपको भाई चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल चेंजेस, या आपको जोग्राफिकल कम से कम रिप्रेजेंटेशन UNSC में परमानेंट सीट पे देने की ज़रूरत है। उसमें अगर आप चाइना की बात कर लेते हैं, फ्रांस की बात कर लेते हैं, रशिया की, अमेरिका की, इनकी अगर आप बात कर लेते हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन ये पूरी वर्ल्ड की जोग्राफी को आप कह सकते हैं कि एक तरह से डिफाइन नहीं करता या रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। दूसरा, इन्होंने अपन ने बोला था कि भाई वीटो पावर जो है वो हटा दो इनकी, ठीक है, आपको एक जैसा इनको रखो, आप वीटो पावर इनकी हटा दो, या तो आप इनकी वीटो पावर हटा दो। दूसरी बात, हमने G4 की जब हमने बात की थी, G4 में हमने क्या बात की कि ब्राज़ील है, एक ही मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं कि हम जापान है, जर्मनी, ब्राज़ील और इंडिया जो है, 4 कंट्रीज़ जो हैं वो परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो बात करते हैं कि सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है कि चाइना हमको नहीं चाहता कि हमको मेंबरशिप मिले, सेम चीज़ जो है वो जापान के साथ भी है, ठीक है। अब अगर हम स्टार्ट ऑफ 2+2 डायलॉग की करते हैं, तो 2+2 जो डायलॉग होते हैं ये फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो करते हैं कंट्री के, ठीक है। अब इंडिया के 2+2 डायलॉग जो है वो US के साथ भी हुआ था, तो इसी तरह का होता है। अब ये डिफेंस जो है डील जो है 2+2 डायलॉग क्या है, इंडिया किन किन कंट्रीज़ के साथ करता है, इंडिया इसमें करता है, US का नाम आता है इसमें, रशिया का नाम आता है इसमें, ठीक है, जापान का नाम आता है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है इसमें, ठीक है। उनके साथ इंडिया के 2+2 डायलॉग के रिलेशंस हैं। अब इसमें से अगर अपन रशिया को हटा दें तो बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो क्वाड कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है, क्वाड कंट्रीज़ भी हैं ये, राइट, ये क्वाड कंट्रीज़। अब क्वाड कंट्रीज़ की भी बात अगर हम करें तो वो जो शिंजो एबे साहब है ना, उन्हीं ने इसको इनिशिएट किया था, उन्हीं ने इस आइडिया को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने की बात की थी, क्वाड कंट्रीज़ को, जिसमें वो एशिया पैसिफिक रीजन और इंडो एशिया पैसिफिक रीजन को पे काम करने की, स्ट्रैटेजिक काम करने की बात कर रहे थे, ठीक है। और क्वाड में अभी 4 कंट्रीज़ हैं, इसमें और भी कंट्रीज़ की शामिल होने की कंट्रीज़ ने मतलब इंटरेस्ट जताया है, हो सकता है वो शामिल हो भी जाए। अब इसमें अपन बात करते हैं 2+2 डायलॉग में। खैर, अब इसमें डिफेंस और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन 2 नेशन
एंड एक्सपैंडेड बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, ये 2+2 डायलॉग में होता है, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल, जैसे मैंने कहा, क्वाड आप यहाँ पे जैसे पढ़ पा रहे हैं, इसमें क्या बात हो रही है, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करते हैं, इसके साथ आप काम करते हैं, ठीक है। इसमें यूएई भी है, ये चीज़ क्लियर हो गई। कल्चरल रिलेशन अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कल्चरल एग्रीमेंट जो है हमारा 1957 में इनके साथ हुआ था, जिसमें इंडिया और जापान कल्चरल रिलेशन हैव गॉन अपहिल थ्रू फ्रेंडली एक्सचेंजेस एंड एनहांस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। मतलब आपको मालूम है जापान एक टाइम पे, हमारी जो फिल्में होती थी वो भी बहुत ज़्यादा जापान में बनी है, मतलब लव इन टोक्यो देख लीजिए, सायोनारा देख लीजिए, आशा पारेख की, है ना, तो ये पिक्चर्स जो है आपको मालूम है जापान में होती थी। इंटर कल्चरल इवेंट्स भी हमारे यहाँ बहुत होते थे, ठीक है, इंटर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हमारे यहाँ बहुत चलते थे। 1957 से जापान और इंडिया के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, स्पेशली कल्चरल हेरिटेज उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल्चरल हेरिटेज हमारी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम इस बेसिस पे भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और बहुत एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, जैसे रशिया के साथ भी हमारे चलते थे, तो सेम जो है वो जापान के साथ भी हमारे चलते हैं। अब जापान को अगर हम बात करते हैं तो 12 जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस्टेब्लिश किया है, जिसमें जापान इज ऑल्सो ऑफर्ड टू ट्रेन 30,000 इंडियन यूथ इन जापान स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसमें एक और आप बात कर सकते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशन की अगर हम बात करते हैं जापान के साथ, जापान जो है उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनकी जो वर्किंग है वो बहुत स्मूथ है, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है जो हालांकि इंडिया के साथ भी अभी हो रही है, लेकिन इंडिया को अभी वहाँ आते आते बहुत टाइम लगेगा। इंडिया, जापान की जो पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसकी वजह से अभी एक जो खामियाजा आ रहा है वो ये हो रहा है कि उसकी जो पॉपुलेशन है जापान की, जो एवरेज पॉपुलेशन है जापान की, वो बेसिकली ऊपर जा रही है, ठीक है। जापान की जो एवरेज पॉपुलेशन की एज है, सॉरी, वो ऊपर जा रही है। तो इससे हो क्या रहा है कि एक टाइम पे कहा जा रहा है कि 2050 तक अगर अपन कंसिडर करें तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा संकट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का आने वाला है, या मैन पावर का या ह्यूमन कैपिटल का आ जाएगा, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है मतलब उतनी एज में, मतलब वो जो डिस्पैरिटी है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो गैप बढ़ता जा रहा है एज का, ठीक है। मतलब जितना, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई है जापान में, मतलब दुनिया में अगर आप कंसिडर करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर किसी कंट्री में है तो वो जापान में है, ठीक है। मेडिकल बहुत ज़्यादा, हेल्थ केयर सेक्टर जो है बहुत अच्छा है वहाँ का, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, मतलब क्या, लोगों की एज तो बढ़ती जा रही है, मतलब डेथ रेशियो वहाँ पे कम होता जा रहा है, और बर्थ जो है, बर्थ रेशियो जो है कंपेरेटिवली बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो उससे हो क्या रहा है कि आबादी की उम्र बढ़ती जा रही है और यंग जनरेशन जो है वो कम होती जा रही है। तो इनके पास ये कहा जा रहा है कि 2050 तक बहुत भारी इनके पास संकट आने वाला है ह्यूमन कैपिटल का या ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है। तो इसमें आप ये बात कर सकते हैं कि इंडिया इसमें वर्क कर सकता है, कैसे कर सकता है कि हमारे पास तो बहुत आबादी है, ठीक है, तो हम अपना जो ह्यूमन कैपिटल है वहाँ भेज सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो सीख सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये भी है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडिया की आबादी के लिए भी ये बात बोली जा रही है कि हमारा भी जो यंग एज का रेशियो था, मतलब जो हमारा भी जो यूथ पॉपुलेशन थी, मतलब जिसको आप मानते हैं 15 से 29 साल तक, ठीक है, तो इंडिया में भी उस पर गिरावट देखी गई है। मतलब कितनी गिरावट देखी गई है कि अगर आप उसको रीसेंट टाइम पे देखते हैं तो पहले वो 27% के आसपास मानी जाता था रेशियो, अभी वो 22% तक आ गया है, और इसी बेसिस पे थोड़ा सा गिरावट इसमें देखी गई है। हमारे यहाँ भी जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है, हमारी भी आबादी जो है, औसतन आबादी, उनकी एज बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी इससे जो दूरी की अगर बात करते हैं तो इससे जापान और इंडिया का भी बहुत डिफरेंस है, इसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब हमारे अभी वो स्थिति नहीं है कि 2050 तक ही हमारे पास ह्यूमन कैपिटल की कमी हो जाए, ऐसी नहीं है, राइट। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं, मैंने डिफेंस की जब बात की आपसे, तो मेजर आर्म फोर्सेस एक्सरसाइज जो होती है वो दो नेशंस के बीच में होती है। अगर अपन बात करते हैं 70 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप जो है, अगर आप देखेंगे अभी ये 2000 में किस तरह से इस्टेब्लिश की गई है, आप वो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं ये स्टार्ट कब हुआ है, जाइमेक्स जो है, जो नेवल एक्सरसाइज है जाइमेक्स की, ये 2012 में स्टार्ट हुई है, मालाबार, ठीक है। इसको इंडिया और यूएस ने 1992 में किया था और जापान बिकेमिंग द परमानेंट मेंबर इन 2015। अब नेवल एक्सरसाइज ये इंटर गवर्नमेंटल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। आर्मी एक्सरसाइज अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप धर्मागाचन की बात कर सकते हैं जो कि 2018 में स्टार्ट हुई है। एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है वो शिनोयोमेट्री है जो कि स्टार्टेड हुई है 2018 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको अगेन आपको बता दूं कि जापान की जो आर्मी है वो डिफेंसिव आर्मी नहीं है, वो ऑफेंसिव आर्मी नहीं है, वो आगे से, जिसको आप कहते हैं कि आगे से किसी के ऊपर धावा बोलने वाली आर्मी नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड करने वाली आर्मी है, ठीक है।
डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करती है वहाँ की आर्मी। हालांकि शिंजो एबे ने एक थोड़ा सा, जो उसको आप कहते हैं कि एक थोड़ा सा, जो बहुत सारे उन्होंने चेंजेस किए हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज उन्होंने डिफेंस सेक्टर में भी ये किया है कि एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिटेंस किया है कि अब डिफेंस, पहले जो वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था कि जापान किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको भी बचाने के लिए जो वॉर में है वो नहीं आएगा और वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। उसमें थोड़ा सा संशोधन जो है वो शिंजो एबे ने किया है, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम बात करते हैं कोऑपरेशन इन फ्रंटियर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करते हैं। आफ्टर ब्रीफ पॉज इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन इंडियन पोस्ट 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट, क्योंकि ये इस वजह से हुआ था क्योंकि 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वो तो पूरी की पूरी दुनिया, अगर आप बात करते हैं ना, तो जो पोखरण में हमने टेस्टिंग की थी उसमें पोखरण रेंज पे, तो आपको मालूम है कि हमने कितना सीक्रेटिव ये मिशन चलाया था कि CIA जो है अमेरिका की, उसने भी ये बात बोल दी थी कि मतलब ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि हम इतना ज़्यादा नज़र रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, हमारी सैटेलाइट 24 घंटे नज़र रखती हैं, उसके बाद भी इंडिया ने डार्क स्पॉट में ये जाके ये मिशन जो है पूरा कर लिया और ये न्यूक्लियर टेस्टिंग को अंजाम दे दिया। मतलब ये उनका अपना बहुत बड़ा फेलियर माना था। हालांकि उसके बाद उन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाने की और बहुत सारी धमकी दी। उसी टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारी निंदा भी हुई। जाहिर सी बात है कि अगर एक कंट्री कोई न्यूक्लियर आर्म, जिसको बोलते हैं आप न्यूक्लियर कंट्री के तौर पे उभरने की बात होती है, या न्यूक्लियर आप कहते हैं कि संपन्न देश बनने की बात होती है, तो बाकी कंट्रीज उसका का समर्थन नहीं करेंगी। दैट इज़ वेरी राइट, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट। तो इसी टाइम पर और ख़ासकर जापान ने तो बिल्कुल, क्योंकि उसने न्यूक्लियर का बॉम्ब का इतना भयावह रूप देखा था तो उसने तो बिल्कुल ही अगेंस्ट था वो इसके। तो 1998 में अगर आप बात करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमारे बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिफ्ट आई थी। तो रिफ्ट कैसे आई थी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो उन्होंने पॉज कर दिए थे उस टाइम पे हमारे, जब हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। लेकिन 2017 में अगर हम बात करते हैं तो नोशंस ने फिर से एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन साइन किया पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का। उन्होंने कहा कि भैया एक तो इसमें एक और चीज़ है ना कि इंडिया NFU भी इंडिया ने बात की है, NFU भी साइन किया है इंडिया ने। NFU मतलब नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। ये भी हमने बात की, चाइना ने नहीं किया है तो ये हमारे इसके लिए ख़तरे की बात है। लेकिन इसमें हमने बात की कि भाई ये जो 2017 में न्यूक्लियर एनर्जी को हम पीसफुल वे में या अच्छे काज के लिए इस्तेमाल करेंगे या पीसफुल यूज़ के लिए काम करेंगे, इसके लिए एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन जो है नेशंस ने साइन किया, ठीक है। अब इसमें क्या बात हो रही थी, इसमें बात हुई कि एनहांस कोऑपरेशन होगा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और क्लीन एनर्जी के लिए। क्लीन एनर्जी के लिए भी जापान जो है बहुत ज़्यादा बद्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कमिटेड है। मतलब जब हम बात करते हैं कि अगर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं या आप बात करते हैं कि किसी तरह से जो एनवायरनमेंट पे जो हैज़र्ड्स हैं, जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हैं, उनको रिवर्स करने में अगर आप बात करते हैं तो जापान बहुत आगे रहता है, ठीक है। क्लीन एनर्जी पे जापान का बहुत ज़्यादा फोकस है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जापान का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इन सब चीज़ों में जापान बहुत आगे है। वहाँ की टेक्नोलॉजी अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड अप करना चाहता है जैसे ही आप नेट न्यूट्रल कार्बन एमिशन की बात करते हैं। तो ठीक है, तो जापान इस मामले में साथ में है इंडिया के, और उन्होंने बात की कि जो भी इस तरह के मुद्दे होंगे या जो भी इस तरह के काम होंगे वो इंडिया का इसमें समर्थन करेगा और साथ में मिलके वो एनवायरमेंटल हैज़र्ड से निपटने में साथ में काम करेंगे मिलके आके, ठीक है। तो एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी का उन्होंने मुद्दा जो है वो लाए हैं। दूसरी बात अगर बात कर लेते हैं, ओपनिंग डोर्स टू कमीशन ग्लोबल न्यूक्लियर रिएक्टर विद जापानीज पार्ट्स। उन्होंने बात की है कि आप कमीशन कर सकते हो ग्लोबल न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें जापानीज पार्ट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं एक और बात बता दूं आपको, जब मैंने आपसे ये याद आ गया मुझे, इसमें जब मैंने आपको बताया था ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की जब मैंने आपको बात की थी, तो उसमें एक और चीज़ होता है कि आपको लग रहा होगा कि अगर इतना लोन हमें जापान दे रहा है तो हमें क्यों दे रहा है, और इतनी कम दर पे अगर दे रहा है तो क्यों दे रहा है, राइट। मतलब कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स के लोन की बात हो रही है, तो क्यों दे रहा है, और उसको रीपे करने का भी जो टाइम है वो बहुत डेफर्ड टाइम उसने हमें दिया है। तो उसमें मैं आपको बता दूँ, जब ODA होता है तो किसी भी कंट्री में जब कोई भी संधि होती है तो बिल्कुल एक तरफा नहीं होती, आपको कुछ उसको रिटर्न में देना होगा, ठीक है। तो आपको रिटर्न में जब आप देना होता है या फिर आप कुछ इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बात ये होती है कि उसमें बात ये की गई है कि टेक्नोलॉजी जो है, जो भी इक्विपमेंट्स या पार्ट्स हैं वो भी आपको उनसे लेने पड़ेंगे। एक तरह से आप में एक अग्रीमेंट है, राइट। आपको ये जो चीज़ है टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस जो है वो भी आपको उनसे लेनी पड़ेगी पैसे के साथ साथ। तो इसी तरह आप यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल न्यूक्लियर रिएक्टर की जो बात होती है कमीशन करने की, उसमें आपको जापानीज पार्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इसके ऊपर बात हुई है, ठीक है। इंडिया का क्लेम जो है फॉर NSG मेंबरशिप इसके लिए भी किया गया है, ठीक है। इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो जापान
जापान बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड है। अगर आप G20 की बात करते हैं तो G20 में भी जापान का नाम आता है। G20 में मतलब 19 एंटिटीज़ हैं, 20वां जो है वो यूरोपियन यूनियन है, तो उसको आप 20 कंट्रीज़ नहीं बोल सकते, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि 19 एंटिटीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो उसमें भी आपको मालूम है कि जापान का नाम आता है। G7 में आता है। तो कई जगहों पे, कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जापान एक ऐसी कंट्री के तौर पे भी उभरा है ओवर द ईयर्स जिसने एशिया को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें देख के चलना चाहिए। स्पेस कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जापान स्पेस डायलॉग जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था बायलैटरल कोऑपरेशन इन स्पेस में, ठीक है, कि आपको बायलैटरल कोऑपरेशन जो है स्पेस में आपको करना पड़ेगा। इसी तरह जापान चाइना का, क्योंकि आपको मालूम है स्पेस जंग या स्पेस जिसको आप कहते हैं वॉरशिप की वो तैयारी कर रहा है एक तरह से, इस तरह की खबरें वहाँ से आई हैं। अब चाइना के साथ क्या है ना, कम्युनिस्ट स्टेट है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ की निकल के सामने नहीं आती, बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता कि वहाँ पे आंतरिक तौर पे क्या हो रहा है। लेकिन ये जो खबर आई है तो उस पर पूरी दुनिया, अगर आपको मालूम है कि यूएस ने भी बात की है इसमें कि आप स्पेस न्यूट्रलाइजेशन की, या हमने भी बात की है स्पेस कोऑपरेशन की, या यूजिंग स्पेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये सब बातें होती हैं, ठीक है। तो इस पर अगर आप कोऑपरेशन की बात करते हैं तो कुछ, एक तो आपको एक्सप्लोरेशन के लिए चाइना जो इंडिया और जापान जो है वो साथ में आने की बात कर रहा है, दूसरा स्पेस को एज अ न्यूट्रल ग्राउंड रखने की भी बात की जा रही है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं प्रेजेंटली आज की डेट में तो इसरो जो है हमारा जो साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको मालूम है इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जापान का एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन जो है एजेंसी जिसको जैक्सा बोला जाता है, और वर्किंग ऑन द जॉइंट लूना प्रोजेक्ट जो है उस पर काम कर रहे हैं जिसको ल्यूपिक्स मिशन कहा जा रहा है, ठीक है। इस मिशन को क्या बात की जा रही है, इस मिशन में ये एम कर रहा है कि आपको लैंड एंड रोवर टू द मून साउथ पोल अराउंड 2024, ये हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको मान के चल रहे हैं। बहुत ही मतलब जिसको आप कहते हैं कि एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये जो है माना जा रहा है। इसके अलावा अगर इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्च की गई थी कब, 2018 में, ठीक है। इसमें बात की क्या की जा रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि 1985 का जो आगे उसको बढ़ाया जाएगा, और डिजिटल ICT टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब ये 1985 के बाद से इसको बार बार रिवाइज किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, स्टार्टअप हब्स जो हैं वो बिटवीन इंडिया एंड जापान इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। अगर आप बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, अगेन तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जापान अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनोवेटिव फंड की बात हो रही है 2019 में, ठीक है। और फंड ऑफ फंड्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको IoT बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जापान बहुत एडवांस्ड है, जिसमें आप मशीन लर्निंग एटसेट्रा, इसको आपको मालूम है MNCs जो हैं जापानीज़, कई बड़ी जापानीज़ MNCs जो हैं वो इंडिया में वर्क करती हैं, और बहुत सारे जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारा जो हमारे यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको वो काफ़ी एक्सचेंज प्रोग्राम्स में बड़े, अगर आप स्टैटिकल डेटास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी MNCs जो जापान की हमारे यहाँ काम करती हैं वो बहुत चंक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इंडिया से लेती हैं, क्योंकि इंडिया की जो अंडरस्टैंडिंग है सॉफ्टवेयर्स की वो बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी वजह से आपको मालूम है ना, सिलिकॉन वैली US भी जो है हमारा, अगर इंडियन डायस्पोरा US में भी देखा जाए तो बहुत बड़ा हमारी जो आबादी का हिस्सा है वो US डायस्पोरा का हिस्सा बनता है, वैसे ही जापान में भी है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को हायर करते हैं, स्पेशली ये आंकड़े जो हैं कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। अगर हम बात करते हैं अब अगर बात कर लेते हैं कि बेसिकली चैलेंजेस क्या हैं इसमें, अगर आप बात करें कि भाई अगर कोई चीज़ मुश्किल हुई है या चैलेंजेस आए हैं तो चैलेंजेस आए क्या हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर हम टेरिफ की बात करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ टेरिफ की, जो कि 90% है जापान इंपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, और 97% है इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर बाय सेपा इन 2011। ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव मार्जिनली ग्रोन फ्रॉम 13.1 to 17.6 बिलियन इन 2019, ठीक है। तो टेरिफ को अभी आप बात कर सकते हैं कि टेरिफ एक ऐसा एरिया है जिसपे आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन और कर सकते हैं, ये बात जो है ये स्पेशलिस्ट जो एनालिटिकल स्टडी करते हैं इन सब्जेक्ट्स की वो कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राइजिंग ट्रेड इम्बैलेंस की, तो इनिशियल पिकअप जो है इंडियन एक्सपोर्ट का एंड ट्रेड डेफिसिट बिटवीन टू नेशन हैज़ इंक्रीज्ड, जहाँ पे आप बात करते हैं कि अगर एक तरफा जो इंक्रीज़ है वो हो रहा है, तो अगर एक तरफा इंक्रीज़ हुआ तो उससे क्या होगा, आपका इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा और इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होगा, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, बेसिकली आफ्टर इनिशियल पिकअप जो है हमारे एक्सपोर्ट में हमारे दर बढ़ा था, लेकिन उसके बाद ट्रेड डेफिसिट हो गया है, मतलब क्या हो गया है दो नेशंस में, जिसमें आप बात कर सकते हैं कि जापान जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो तो 12
8.7 बिलियन गुड्स कर रहा है, ठीक है, जो कि 8.3 बिलियन था 2010 में, लेकिन ये एक ही साइड इंक्रीज हो रहा है, हमारी तरफ से नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए चिंताजनक विषय है, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा और ये हर कंट्री करना चाहती है। मतलब आपको मालूम है, जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी यूएस में और इस तरह का ट्रेड बैलेंस जो बैलेंस ऑफ देखा गया था, इम्बैलेंस देखा गया था, तो ही वॉज वेरी वेरी आउटराइट एंड वोकल अबाउट इट कि आपको इंडिया को हमसे ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम ये डिसबैलेंस जो है, जो इम्बैलेंस है, इसको बेयर नहीं करेंगे, राइट। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ अभी जापान के मामले में हो रही हैं। अब हायर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑन एवरीथिंग इज जापान फर्दर एक्ट एज एंट्री बैरियर फॉर इंडियन कंपनीज एंड प्रोडक्ट रिड्यूसिंग डायनेमिज्म इन इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है, बेसिकली हायर मिनिमम स्टैंडर्ड जो है जापान का कंपेरेटिवली हमारे यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो भी हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, कई बार बैरियर के तौर पे काम करता है उन कंपनीज और प्रोडक्ट्स को जो हम भेजना चाहते हैं, ठीक है। उसमें एक तरह से आप डायनेमिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है। ऑफ कोर्स अब उसके लिए हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड कम करें, हमें उसको लेवरेज अप करना पड़ेगा। Difference on cross-border data flow. While India is looking at data localization, जिसमें RBI rules का जो पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है अंडर ओसाका ट्रैक, जापान along with number of other G20 nations proposed standardization of cross-border data flow with international rule making on e-commerce trade. E-commerce trade पे हमारे यहाँ की जो रूल्स हैं और बाकी कंट्रीज़ के जो रूल्स हैं इस पर थोड़ी सी बात हो जाती है, ठीक है। इसमें अगर आप बात करते हैं ई-कॉमर्स ट्रेडिंग की, तो उसमें भी G20 कंट्रीज़, बाकी G20 कंट्रीज़ की तरह ही अगर आप पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो ओसाका ट्रैक में अगर आप बात करते हैं तो G20 नेशंस के साथ उसने क्या प्रपोज किया है, बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन प्रपोज किया है क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो का, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी इसमें अभी अड़चन है, इसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हमारी तरफ से इतना मतलब वी आर नॉट वेरी ओपन टू दिस आइडिया एज ऑफ नाउ, ठीक है। नो कॉन्क्रीट अचीवमेंट बाय एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है इसको 2016 से अगर लॉन्च किया गया था, इसकी जो नींव रखी गई थी, उसके बाद अगर आप देखते हैं AAG से, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी फिनोमिनल ग्रोथ नहीं देखी गई है। अगर हम ऑल्टरनेटिव अगर हम बात करें किसका, अगर हम चाइनीज़ ओबोर का ऑल्टरनेटिव की बात करें, अब ओबोर क्या है, बेसिकली वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। चाइनीज़ वन बेल्ट वन रोड, ये अगर आप चाइनीज़ ऑफिशियल्स की माने तो ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। किसने लॉन्च किया है, जिनपिंग साहब ने किया है वहाँ के, ठीक है। और इनका ये कहना है, ये कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, जो कि कनेक्टिविटी किसकी बात कर रहा है, बेटर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने की कंट्रीज़ विद एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन एंड यूरोपियन, मतलब 78 कंट्रीज़ इसमें आ रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अगर आप इसको बात छोड़ देते हैं इसकी, तो कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव, ये बहुत ज़्यादा सही इतना कॉन्क्रीट मूव नहीं लिया गया है, ये एक चैलेंज है, ठीक है। इसमें अगर हम आगे का रास्ता देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो एक तो आपको मालूम है वो शिंजो एबे की हत्या कर दी गई, ठीक है। शिंजो एबे की हत्या बहुत बड़ा एक तरह से झटका आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए ही था, पॉलिटिक्स के लिए, इंडिया के लिए भी था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें और भी थी कि अगर देखा जाए तो वो सत्ता में नहीं थे, लेकिन फिर भी एक आदमी था जो कि बहुत प्रो इंडियन था, है ना, एक लीडर, एक स्टेट्समैन था जो कि प्रो इंडियन था और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री थे वो। और उनकी हत्या भी किस लिए कर दी गई कि एक 41 वर्षीय व्यक्ति था जिसका कहना था, जो बाद में बहुत ज़्यादा उसमें खैर कॉन्स्पिरेसी वगैरह और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी वगैरह भी खोजने की कोशिश की गई, बहुत एजेंसीज ने उस पर काम किया। बाद में पता चलता है कि वो यूनिफिकेशन ऑफ चर्च के अगेंस्ट वो जो व्यक्ति था उसका गुस्सा था और इस वजह से उसने जो हैंड मतलब होममेड जो गन थी उससे उनकी हत्या कर दी है, ठीक है। जिसमें उसने अलग से रीजंस भी दिए, उसने कहा कि मेरी मदर बैंकरप्ट हो गई, तो कुछ थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब सा आदमी था वो जिसने हत्या कर दी। लेकिन उसका खामियाजा जो है वो जापान भी भुगतेगा और बाकी जो कंट्रीज़ थी वो भी भुगतेंगी, उसका इम्प्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। अब आगे का रास्ता अगर हम देखते हैं तो वाइल स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन टू नेशन अलाउज देम टू वर्क ऑन स्ट्रैटेजिक गोल्स, बोथ नेशन नीड्स टू इम्प्रूव द एनॉमलीज ऑफ ट्रेड एंड एक्सिलरेट द कोऑपरेशन एट द ग्लोबल स्टेज। जैसा मैंने कहा कि इसमें क्योंकि अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो कोऑपरेशन टेक्निक्स हैं वो आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकली ज़्यादा फंक्शनेबल बनानी पड़ेंगी, ज़्यादा फास्टन करनी पड़ेंगी, एक्सेलरेट करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ ट्रस्ट एंड डेमोक्रेसी, द पार्टनरशिप बिटवीन टू नेशंस अलाउज अपॉर्चुनिटी टू ओवरटेक अदर्स एंड गो बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशंस फॉर द ट्रूली ग्लोबल बेनिफिट ऑन इंडिया, जापान।
मतलब जिसमें आपको मालूम है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमने बहुत सारा बैकग्राउंड स्टडी कर लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको मालूम है कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो ट्रस्ट पे और डेमोक्रेसी पे जुड़ी हुई हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे जुड़ी हुई हैं, हमारे धार्मिक और स्पिरिचुअल इतिहास एक जैसा है, काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो बाकी जो चीज़ें हुई हैं हमारे यहाँ, आप लोगों को पता ही हैं। तो वी आर वेरी मच ऑन द सेम पेज, राइट, वी हैव बीन वेरी मच ऑन द सेम पेज। अगर आप बात करते हैं तो अगर आपको मालूम है कि शिंजो एबे जी को, मतलब आपको मालूम है कि हमारा एक बहुत बड़ा जो नागरिक सम्मान है उससे भी नवाजा गया है इंडिया के, राइट। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मालूम है कि हमारे यहाँ एक तरह से हम बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो जड़ें हैं वो आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ये हमें क्या देगा, हमें अपॉर्चुनिटी देगा जो कि हम बाकी चीज़ों को ओवरटेक कर सकते हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे की रास्ते जो है हमारे लिए खुलेंगे, क्योंकि हमारा पास म्यूचुअल ट्रस्ट है एक दूसरे का। मतलब हम जापान को ये मान के चल सकते हैं कि वो हमारा हमेशा से सहयोगी रहा है और रहेगा, वैसे ही वो इंडिया को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है ना, पैसिफिस्ट स्टेट है जापान, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा उसमें विश्वास नहीं करता। अब जो है पैसिफिस्ट स्टेट है, मतलब अब वो वॉरफेयर में विश्वास नहीं करता, बैटल में विश्वास नहीं करता, एनेक्सेशन में विश्वास नहीं करता। और इंडिया का तो इतिहास रही है, आपको मालूम है कि हम नॉन अलाइनमेंट को मानने वाले, पंचशील को मानने वाले, हमने कभी अपने इतिहास में, रिटन इतिहास में हमने किसी दूसरी कंट्री पे आक्रमण नहीं किया। हम भी डिफेंस ही करते हैं, मतलब अगर हम इंडियन आर्मी की भी बात करते हैं तो हम भी डिफेंस ही करते हैं, हम किसी और पे आक्रमण नहीं करते, राइट। तो हमारी थ्योरीज बहुत ज़्यादा मिलती हुई हैं, हमारी प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा मिलते हुए हैं। तो इस वजह से अगर हम बात करते हैं तो हम आगे चल के ग्लोबल बेनिफिट के लिए साथ में आके काम कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, बायलैटरल रिलेशन से आगे ले जाके हम अपने रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल ये दोस्ती जो है रिश्तेदारी में बदल सकती है, टाइप का हमारा घनिष्ठता है हमारे बीच में। तो आगे चल के हम ये कर सकते हैं कि पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा हो सकता है। हमारा जो रीजन है पूरा इंडो पैसिफिक रीजन या इंडो एशियन रीजन, उसको हम साथ में ला सकते हैं और उसको एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड, हम आ गए हैं एंड पे। हमने इंडो जापान रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको शायद नहीं पता होंगी, ठीक है। लंबा होगा, शायद थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन जाहिर सी बात है यार, तुम एक दो कंट्रीज़ के रिलेशन को आपस में समझने की कोशिश कर रहे हो। दो इंसानों के रिश्ते हम नहीं समझ पाते 2 घंटे में, कंट्रीज़ के रिश्ते क्या समझेंगे, लेकिन हमने मोटा मोटा सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इन केस कोई अगर डाउट है, कुछ चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ पा रही है, कहीं ना कोई चीज़ है जो कन्फ्यूजन है, तो क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे देखोगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के ऑप्शन आएंगे, तो K-12 से लेके CBSE, IIT से लेके NTSC, ओलंपियाड सब कुछ मिलेगा। इसमें आ जाना ओलंपियाड पे इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वॉच नाउ का ऑप्शन, ठीक है। वॉच नाउ पे आप आए, आपने खोला, आपको जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे शॉर्टी नोट सीरीज़ हैं तो आपको करंट अफेयर्स के नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जितनी शॉर्टी नोट सीरीज़ हमने की है वो मिल जाएंगी, ठीक है। इंडो जापान जैसे अपन ही कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मोर वीडियोज़ के भी ऑप्शन है। पूरा अगर एक बार में नहीं देख पाए हो, कुछ रिवाइज करना है तो क्या करना है, एक्सप्लोर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो पे भी जा सकते हो, इसका ऑप्शन भी खुला हुआ है, ठीक है। यूट्यूब तो आप लोगों को मालूम ही है, बिल्कुल जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग चैनल से यूट्यूब के, तो वो तो आपको मालूम है कि आपको हमारे चैनल पे जाना है और किस तरह से प्लेलिस्ट देखनी है। अपडेट जो है रेगुलर वो फेसबुक पे और इंस्टा पे मिल ही जाएंगे। कोई डाउट और है अगर तो नीचे लिखो, मैं आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, ठीक है। आई होप जो कंसेप्ट हमने पढ़ा इंडो जापान का, किस कंटेक्स्ट में पढ़ा वो भी समझ में आएगा और जितनी बातें हमने की वो भी समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई अगर कन्फ्यूजन है, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो उसको नीचे लिख दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। IGK का एग्जाम आने वाला है, टाइम अपने पास है नहीं, अगले महीने मतलब अपने पास बिल्कुल आ ही गया एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट, तो हम फटाफट अब पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बी गुड एंड बी वेल। थैंक यू।